पार्लियामेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको 2 क्लास में समराइज करना भी अपने आप में एक बहुत टास्क है। आई विल स्टार्ट विद व्हाट यू कॉल एज द पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुके हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी हैज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, तो आंसर है। देखिए 2 तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी है, पर पहले मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है। मतलब इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो एमपी लोकसभा ही होगा, राज्यसभा का एमपी इसका चेयरमैन नहीं बन सकता। सवाल यह है कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इतना इनका बजट होता है, इतने लोग काम करते हैं, तो कोई ऐसा तो हो जो इन पे नजर रखे। बट पार्लियामेंट के पास उतना टाइम नहीं है। पार्लियामेंट ने पास किया राइट टू इंफॉर्मेशन, बट जो उसका डिटेल है, लॉ हमने बना दिया, रूल तुम बना लो, डिटेल तुम भर दो रूल की फॉर्म में। लोकसभा राज्यसभा दोनों की वर्किंग के कुछ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल है। कोई भी बॉडी आप बनाते हो, आप कंपनी खोलते हो, उसके वर्किंग के कुछ रूल तो होते हैं। आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर दिया जिसके बेसिस पे आप सवाल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। अब ये गलत है कि नहीं है, ये डिसाइड करेगी एथिक्स कमेटी। वर्क डन बाय 2 डिफरेंट कमिटीज इन लोकसभा is done by single committee in Rajya Sabha, and that committee is, hello to all of you, welcome to this class of Parliament Part 2. Part 1 we have already taken. Parliament का जो पहला पार्ट था वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपने वो क्लास शायद देखी भी होगी। जो बचा हुआ पार्ट है आज हम करेंगे, बिकॉज पार्लियामेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उसको 2 क्लास में समराइज करना भी अपने आप में एक बहुत टास्क है। तो ऑलरेडी जो बताने वाली बात थी काफी सारी मैंने यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी लिखी है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, एंड होपफुली यू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एंडीवर। मगर जैसे बार बार मैं आपको बोलता हूँ, द एफर्ट हैज बीन टू एक्सप्लेन यू एज मच एज पॉसिबल इन दैट लिमिटेड टाइम फ्रेम। मगर अगर आप इसका सही फायदा उठाना चाहते हैं तो आप क्लास को, जो आपको हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो बुक है, एक कोई भी बुक आप रेफर कर लीजिए। इससे आपकी जो तैयारी है वो पूरी पुख्ता हो जाएगी और कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो छूट जाएगा। छूट जाएगा मतलब कोशिश तो पूरी है कि उसको हर तरह से सील कर दिया जाए, मगर अगर कोई छोटे मोटे टिप्स रह भी जाए तो उनको हम किताब से प्लग कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई सी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई अनफोर्सिन सिचुएशन ना आपको पेश आए। तो आई हैव ट्राइड टू मेक द नोट्स and try to discuss those things which are important for examination. Now let's start it. And this class, today's class, I'll start with what you call as the parliamentary committee. Parliamentary committee important है, क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुके हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। और let's start with the class. देखिए अब क्योंकि हम पार्लियामेंट डिस्कस कर रहे हैं, यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट है, एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस क्लास आई स्टार्ट विद पार्लियामेंट्री कमिटीज, क्योंकि क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट भी रहता है, न्यूज में भी रहता है। आपने सुना होगा अभी राघव चड्ढा के केस में सिलेक्ट कमेटी काफी न्यूज में था, बीच में महुआ मित्रा के केस में एथिक्स कमेटी काफी न्यूज में था, कभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी न्यूज में रहता है, कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी काफी न्यूज में था। तो अलग अलग कमेटी न्यूज में रहती है और मोस्टली जो क्वेश्चन आता है पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर, जो रूटीन क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री कमिटीज पे, जो सुप्रीम यूपीएससी पूछता है, वो मोस्टली मेंबरशिप को लेके पूछता है कि भाई कितने मेंबर हैं कमेटी के अंदर, या उसका प्राइमरी काम क्या है। मोस्टली घुमा फिरा के इसी के आसपास तो सवाल बनता है, वही हमने नोट्स बनाए हैं। सवाल पहला यह है मेरा आपसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई मेंशन है, जिक्र है? इज पार्लियामेंट्री कमेटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? Is it constitutionally recognized? The answer is yes. अगर आप आर्टिकल 105 भी उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंशन मिल जाएगा। मगर पार्लियामेंट्री कमेटी को क्रिएट नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट क्रिएटेड पार्लियामेंट्री कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज ओनली ड्रॉप्ड द वर्ड पार्लियामेंट्री कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड पार्लियामेंट्री कमेटी। इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन तो है, मगर उसे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद क्रिएट करके नहीं दिया है। जो अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, मगर एक वर्ड पार्लियामेंट्री कमेटी मेंशन है उसके अंदर, दैट इज इन आर्टिकल 105। तो अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि हैज इट गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, पार्लियामेंट्री कमेटी हैज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, तो आंसर है यस, 105 में आपको मिल जाएगा। देखिए 2 तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी है, पर पहले मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है। यहां पे क्या है कि ये है, आप समझिए कि ये है, दिस इज लोकसभा एंड
दिस इज राज्यसभा। भाई मेंबरशिप कम है, इसकी ज्यादा है। नाउ वट एवर रिपोर्ट्स और वट एवर डेटा और वट एवर इंफॉर्मेशन एंटर्स लोकसभा और एंटर्स राज्यसभा, it can take them much time and much expertise to study these reports or data। अभी मान लीजिए आपने सीएजी की रिपोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लोकसभा के आगे रख दी। अब लोकसभा के अंदर 543 एमपी हैं, काफी सारे उसमें से पढ़े लिखे भी हैं, मगर सारे पढ़े लिखे भी नहीं है या उस लेवल पे पढ़े लिखे भी नहीं है कि वो कैग की रिपोर्ट को समझ पाए, क्योंकि वो तो लेमैन है, वो कॉमन मैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट वैसे भी ब्यूरोक्रेट तो नहीं है वैसे भी। अब आप समझिए आपने कैग की रिपोर्ट जो हजारों पन्नों में जाती है वो लोकसभा के सामने रख दी, क्या वो उसका मीनिंगफुल यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। रीजन, उनके पास टाइम और एक्सपर्टीज दोनों की शॉर्टेज है। क्योंकि अगर वो रिपोर्ट ही पढ़ेंगे वहां बैठ के तो बाकी काम कब करेंगे? लॉ कब पास करेंगे? तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने कुछ लोगों को उठा के वो एक बॉडी बनाते हैं। दे सिलेक्ट सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द हाउस, दे कैन बी फ्रॉम अदर हाउस ऑल्सो, एंड दे फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप। मतलब 543 लोग सारा मिलके ये काम नहीं करेंगे, उनमें से 15 लोग, 7 लोग, 20 लोग, 30 लोग। तो द स्मॉल बॉडी ऑफ parliamentarians is created and that small body is called as parliamentary committee। सारे पार्लियामेंटेरियन नहीं होते, उनमें से कुछ पार्लियामेंटेरियंस को उठाया जाता है, एक बॉडी बनाई जाती है, उस बॉडी को कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। नाउ व्हाटएवर रिपोर्ट कम्स टू लोकसभा, व्हाटएवर रिपोर्ट विल कम टू राज्यसभा, दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू द पार्लियामेंट्री कमेटी। वो पार्लियामेंट्री कमेटी को बोलेंगे कि भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तुम इसको स्टडी करो, तुम इसकी समरी बनाओ, तुम इसे सिंप्लीफाई करो और हमको रिपोर्ट दो जिसके बेसिस पे हम फर्दर एक्शन लेंगे। और यही बात राज्यसभा पर भी अप्लाई होती है। आई विल एक्सप्लेन दैम वन बाय वन, तो आपको और समझ में आएगी। पॉइंट यहां पर यह है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज आर क्रिएटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। मतलब लोकसभा राज्यसभा ने अपना जो काम था वो डेलीगेट कर दिया, दे दिया है किसको? पार्लियामेंट्री कमेटी को, क्योंकि उसे करने का टाइम और एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है। अब पार्लियामेंट्री कमेटी एक खास काम पे काम करेगी और जब वो अपनी रिसर्च करती है तो एक्सपर्ट्स का इनपुट, उसका व्यू ले सकती है। पार्लियामेंट्री कमेटी अलग अलग तरह की होती है। कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी क्या काम करेगी हमें एडवांस में पता होता है और वो पूरे साल चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी ईयर कैग विल सबमिट अ रिपोर्ट टू लोकसभा, राज्यसभा। हमें यह पता है कि हर साल कैग की रिपोर्ट आएगी, वो तो आएगी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि दिस ईयर कैग रिपोर्ट विल कम, नेक्स्ट ईयर इट विल नॉट कम, इट विल कम ईच एंड एवरी ईयर। हर साल, एवरी ईयर, द मिनिस्ट्रीज विल डिमांड फॉर सम मनी फ्रॉम पार्लियामेंट थ्रू बजट। वो हर साल होना ही होना है, वो कोई नई बात नहीं है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के पेरिनियल है, वो हमेशा चलते हैं। तो उन कामों को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए कुछ फिक्स पार्लियामेंट्री कमेटी है जो परमानेंटली काम करती है, उनको हम कहते हैं स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी और द परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी। देयर आर सर्टेन पार्लियामेंट्री कमिटीज whose work will go on and on for the whole year and the work never stops. Nature of work is such, the work never stops. तो इन पार्लियामेंट्री कमेटी को हम कहते हैं परमानेंट पार्लियामेंट्री कमेटी और स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि उनका काम का नेचर ऐसा है कि वो हर साल होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसे कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कैग की रिपोर्ट को स्टडी करती है। अब कैग की रिपोर्ट तो हर साल आएगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हर साल बनाई जाती है। इट इज क्रिएटेड एवरी ईयर, मतलब मेंबरशिप हर साल चेंज की जाएगी, मगर कमेटी को डिसॉल्व नहीं करेंगे, भंग नहीं करेंगे। द कमिटी विल ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग, दो मेंबरशिप विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ परमानेंट कमिटी। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ अनफोर्सीन सिचुएशन होती है, अनफोर्सीन सब्जेक्ट होते हैं जो हमने पहले डिसाइड नहीं करे, बट लोकसभा या राज्यसभा के सामने वो सब्जेक्ट आ गया। अब लोकसभा राज्यसभा को उसके ऊपर एक्शन लेना है। जैसे मान लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं जो हाइपोथेटिकल है, मगर ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये बोलना भी गलत है।
मान लीजिए धरती पे एलियन लैंड करते हैं। अब भाई एलियन आ गए, आपने उनको बिठा भी लिया, कैप्चर भी कर लिया, मान लो पता चला लैंड भी करे वो राजेंद्र नगर में, दिल्ली में। अब क्या करोगे उनके साथ? पार्लियामेंट डिसीजन लेगी कि एलियन अटैक होने वाला इंडिया पे, धरती पे, हाउ शुड वी डील विद देम। वैसे तो गवर्नमेंट का एरिया है, मगर गवर्नमेंट उनसे डील करने के लिए पार्लियामेंट से कोई प्रपोजल पास कराना चाहती है, हाइपोथेटिकल है बिल्कुल। सो दिस इज द मैटर विच हैज कम बिफोर पार्लियामेंट एंड इट्स अ वेरी यूनिक केस, अनफोर्सीन केस। तो उस केस में वो क्या करेंगे, फटाफट एक एक्सपर्ट बॉडी बनाएंगे, मगर उस एक्सपर्ट बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एमपी होंगे, ब्यूरोक्रेट या कोई और एक्सपर्ट नहीं होगा। वो उनकी व्यू ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, मगर मेंबरशिप में सिर्फ एमपी होते हैं। तो ऐसी टेम्परेरी जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसको कहते हैं एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी, टेम्परेरी पार्लियामेंट्री कमेटी। एक बार ही अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, वंस दे सबमिट द रिपोर्ट, तो कमेटी को हम क्या कर देते हैं, डिसबैंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मेंबरशिप खत्म हमेशा के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब जीएसटी का मुद्दा आया था, जीएसटी का मुद्दा जब आया था, तो आपने एक टेम्परेरी पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जिसने जीएसटी को स्टडी किया, रिपोर्ट बनाई, पार्लियामेंट को दे दी और उसका काम खत्म, कमेटी डिसबैंड हो गई। टेम्परेरी कमेटी होती है उन्हें हम कहते हैं एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी, और जो परमानेंट होती है उन्हें हम कह रहे हैं परमानेंट या स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है ना। ऐसी एक सिलेक्ट कमेटी का नाम आपने राघव चड्ढा के केस में सुना होगा, सिलेक्ट कमेटी बोलते हैं, सिलेक्ट कमेटी, वो भी क्या है, एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी। खैर, लेट मी कम टू इट, आई विल एक्सप्लेन देम वन बाय वन। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, मैंने बोला आपको, वो उसके काम को लेकर और उसकी मेंबरशिप, पर्टिकुलरली मेंबरशिप को लेकर आते हैं, रेगुलर क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपको, पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ आपको मेंबर मिलेंगे, वो होंगे पार्लियामेंट के मेंबर, एमपीज। वो बाहर से एडवाइस ले सकते हैं, मगर मेंबरशिप में सिर्फ एमपी मिलेंगे आपको। अब डिपेंड करता है कि किस पार्लियामेंट्री कमेटी की आप बात कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे उसकी मेंबरशिप भी चेंज होती रहती है। तो नोट्स मैंने वही बनाए हैं जो एग्जाम के लिए मुझे लगता था कि जरूरी हो सकते हैं। नाउ लेट्स कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज विच आर रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी, पैसा। पहली पार्लियामेंट्री कमेटी है, क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं इन चीजों के ऊपर। वेरियस इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो परमानेंट है, वो टेम्परेरी बेसिस पे नहीं बनाई गई है। तो जो पहली पार्लियामेंट्री कमेटी है आपके सामने, यहां पे मैंने बोर्ड पे लिख दिया ताकि टाइम बचे आपका। सो दिस इज यू कॉल एज द एथिक्स कमेटी, सॉरी एस्टिमेट्स कमेटी। देखिए, एस्टिमेट्स कमेटी का मतलब क्या है, जैसे आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाते हैं, यू रन अ बिग प्रोजेक्ट where you are spending the money. Now, whether you are spending the money wisely or not, आपने एक स्टार्टअप चला लिया, नया बिजनेस शुरू कर दिया, अब उसमें पैसे डाल रहे हो, पैसे सही डाल रहे हो, गलत डाल रहे हो, या पैसे का इस्तेमाल सही हो रहा है, गलत हो रहा है, या कोई सजेशन देना है, तो वो जो एडवाइस है, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एडवाइस है, वो कौन देगा, एस्टिमेट कमेटी। तो एस्टिमेट कमेटी एक गाइड की तरह बिहेव करते हैं। Estimates committee will behave like a guide for the, you can say, government. वो सरकार को गाइड करती है about their economic policies and financial action, कि भाई हमारे हिसाब से, according to our understanding, you should have used this money this way rather than that way. पैसे को इस्तेमाल ऐसे करने की जगह अगर आपने वैसे किया होता तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता। या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रेजेंट करने, एस्टिमेट्स किस तरह से प्रेजेंट करने, बजट किस फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहिए जिससे कि बजट का बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, ये सारे जो सजेशंस हैं, सजेशंस देता है एस्टिमेट कमेटी। याद रखना वर्ड सजेशन। अब सजेशन तो दे रही है एस्टिमेट कमेटी, मगर जैसे मैंने बोला मोस्टली क्वेश्चन आते हैं मेंबरशिप को लेकर या उसके काम को लेकर। तो इसके अंदर मेंबर कितने होते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी में मेंबर है 30 मेंबर होते हैं एस्टिमेट्स कमेटी के अंदर मेंबर। और वो जो 30 के 30 मेंबर है सारे के सारे कहां से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, क्योंकि पैसों को लेकर लोकसभा का एक हायर स्टेचर भी है। रिगार्डिंग मनी, लोकसभा एंजॉयज अ हायर स्टेटस कंपेयर टू राज्यसभा। यहां पर एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स हैं, और सारे के सारे जो मेंबर है, जो इस कमेटी के मेंबर है, वो सारे के सारे लोकसभा से आए हैं। मतलब दीज 30 एमपीज बिलोंग टू लोकसभा, जो इस कमेटी के मेंबर है।
हर साल कमेटी का इलेक्शन होता है, मतलब यू चेंज द मेंबरशिप ऑफ द कमिटी एवरी ईयर। पुराने 30 मेंबर्स चले जाएंगे, नए 30 मेंबर्स आ जाएंगे, हर साल यही होता है। तो जो टर्म ऑफ कमिटी है वो है 1 ईयर। एस्टिमेट कमिटी जो टर्म है, जो उसका टेन्योर है वो 1 साल होता है। अब एक कमिटी है, कमिटी मतलब एक बॉडी है, और उसमें 30 मेंबर्स हैं, तो कोई एक लीडर भी तो होना चाहिए उस कमिटी का, जो उस कमिटी के काम को चलाएगा। और वो लीडर कौन है? वो लीडर है उस कमिटी का चेयरमैन। तो मैंने यहां लिखा है कि जो चेयरमैन है कमिटी का, उसको लोकसभा के स्पीकर अपॉइंट करते हैं। मतलब इन 30 लोगों में से किसी एक आदमी को बनाया जाएगा उस कमेटी का चेयरमैन। वन अमंग द 30 विल बी मेड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, और उसे चेयरमैन अपॉइंट कौन करेगा? स्पीकर। एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, क्योंकि ये सारे के सारे मेंबर वैसे भी लोकसभा से ही हैं। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि ये कमेटी पार्लियामेंट की है, ये कमेटी पार्लियामेंटेरियंस की है। मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, उसका यहां पर कोई रोल नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर वैसे भी वायलेट होती है इससे। और आप कह सकते हो कि सेपरेशन ऑफ पावर तो वैसे भी इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्योर है ही नहीं, नहीं है, मगर जितनी हम रख सकते हैं अलग उतना रखते हैं। तो यहां पर मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। कोई भी मिनिस्टर एस्टिमेट कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, भले ही वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। अब यहां पर मैंने लिख भी दिया कि इसका काम क्या है। दिस कमिटी एक्ट्स एज अ गाइड, सरकार के लिए इकोनॉमिक गाइड का काम करती है। सरकार को सजेशन देती है कि वो बेहतर पॉलिसी, पैसे का बेहतर इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। अब यहां पर एक बात याद रखनी है कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स फॉर इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। मतलब ये जो 30 मेंबर्स है एस्टिमेट कमिटी के, आप इन्हें कैसे इलेक्ट करते हैं? पॉइंट नंबर 1, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा। पॉइंट नंबर 2, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, नॉट पीपल। पॉइंट नंबर 3, प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम का मतलब यह होता है आप किसी एक को वोट नहीं कर रहे हो, रादर आप अपनी प्रेफरेंसेस बता रहे हो। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम। मतलब 3 कैंडिडेट है, उसमें से एक को चूज करना है, तो आप कहते हो भाई मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, जिसको ज्यादा फर्स्ट चॉइस मिलेगी वो जीत जाएगा। दिस काइंड ऑफ अ प्रेफरेंशियल वोटिंग इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दूसरा है यहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे कि भाई राज्यसभा वगैरह में तो ठीक समझ में आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा है तो स्टेट की सीट भी ज्यादा होती है राज्यसभा के अंदर। बट यहां पे क्या हुआ इसका मतलब? यहां पे इसका मतलब यह है कि अगर इस कमेटी के अंदर, इफ इन द कमिटी देयर आर 30 मेंबर्स, तो उसके अंदर बीजेपी के मेंबर भी होंगे, कांग्रेस के मेंबर भी होंगे, आम आदमी पार्टी के मेंबर भी होंगे लोकसभा के अंदर। तो किसी भी पार्टी को लोकसभा में जितनी सीट मिली है, एनी पार्टी हैज एनी नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा इन द सेम प्रोपोर्शन इट विल बी फाउंड हियर। मान लीजिए बीजेपी के पास, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, मान लीजिए बीजेपी के पास 50% सीट है लोकसभा की, तो बीजेपी के एमपी आपको यहां पर 50% की प्रोपोर्शन में मिलेंगे। मतलब 15 एमपी बीजेपी के होंगे, क्योंकि बीजेपी लोकसभा में कितनी है? 50%। तो इस कमिटी में भी 50% होगी। मतलब जितने आप लोकसभा में हो उसी रेशो में आप इस कमिटी में हो। सो यू आर रिप्रेजेंटेड इन द कमिटी इन प्रोपोर्शन टू योर पॉपुलैरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उतनी प्रेजेंस आपकी कमिटी में होगी। यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर केस के अंदर। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। दूसरी बात, एक कन्वेंशन यहां बन चुकी है। कन्वेंशन का मतलब ये कोई रिटन रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ रिटन रूल, मगर ओवर द पीरियड इट हैज बिकम अ प्रैक्टिस कि जो एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन होगा, एस्टिमेट कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो एज अ ट्रेडिशन, एज अ प्रैक्टिस, वो रूलिंग पार्टी का ही होगा। अभी ये जो एस्टिमेट कमेटी बनती है
और आप चेयरमैन डिसाइड करते हैं, तो चेयरमैन को अपॉइंट तो स्पीकर लोकसभा करेगा, मगर वो चेयरमैन होगा किस पार्टी का? बीजेपी का, या फिर रूलिंग अलायंस का हो सकता है। ठीक है ना, यही मैंने सामने यहां बोर्ड पे लिखा भी है। देन यू हैव गॉट अनदर कमिटी दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है, इसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पैक। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को स्टडी कौन करता है? सीएजी। सीएजी अपनी रिपोर्ट देता है लोकसभा को, राज्यसभा को, पार्लियामेंट को जाएगी वो रिपोर्ट। पार्लियामेंट को समझ में नहीं आएगी तो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को दे देगी कि भैया जरा देखना, इतनी बड़ी रिपोर्ट है, बड़ी टेक्निकल रिपोर्ट है, तुम स्टडी करो कि सीएजी ने गवर्नमेंट के फाइनेंशियल यूज के बारे में क्या बोला है। सीएजी ने सरकार के बारे में कोई ऐसी बात तो नहीं बोली जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, सरकार पैसे का मिसयूज तो नहीं कर रही है, जरा देखना। तो सीएजी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट किसको भेज देती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस रिपोर्ट को स्टडी करके, सिंप्लीफाई करके, छोटा बना के वापस पार्लियामेंट को भेज देगी, जिसके बेसिस पे पार्लियामेंट डिबेट करेगी, सरकार से सवाल पूछेगी। ठीक है ना। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जैसे मैंने बोला, मेंबरशिप वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एस्टिमेट कमेटी में सारे मेंबर कहां से थे? लोकसभा से। बट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर टोटल है, उनमें से भी 15 मेंबर लोकसभा से, 7 मेंबर राज्यसभा से। हर साल ये कमेटी बनती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। बनाने का प्रोसेस वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी मेंबर 22 है। उन 22 मेंबर्स में से किसी एक को क्या बनाया जाता है? चेयरमैन। चेयरमैन बनाएगा कौन? चेयरमैन बनाएंगे स्पीकर लोकसभा। मतलब 22 मेंबर है, मैं स्पीकर लोकसभा हूं, मैं बोलूंगा हाँ भाई तुम मेंबर हो, हाँ सर, तुम बन जाओ चेयरमैन। मतलब मैं अपॉइंट करूंगा किसको? चेयरमैन को। ठीक है, तो मैं उसको अपॉइंट कर रहा हूं चेयरमैन। ठीक है, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूं कि चेयरमैन कौन बनेगा, बट मैं उसको अपॉइंट कर रहा हूं। अब ट्रेडिशन ये बन चुका है, कन्वेंशन ये बन चुका है, कन्वेंशन लिखा है मैंने यहां पे, प्रैक्टिस ये है कि जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो ऑपोजिशन पार्टी से ही होती है। याद रखना, एस्टिमेट कमेटी का जो चेयरमैन है उसको जो आप चूज करते हैं, कन्वेंशन ये है कि वो रूलिंग पार्टी का होगा, मगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है वो ऑपोजिशन पार्टी का होगा, ये कन्वेंशन है। कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, सिर्फ एमपी होंगे, मिनिस्टर नहीं होते हैं। इसका मेजर काम है कैग की रिपोर्ट को स्टडी करना अबाउट द गवर्नमेंट फाइनेंसेस। फिर आती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। देखिए अलग अलग पीएसयूज है, और आप जानते हैं इंडिया में पीएसयू कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीएसयू अभी जैसे आप समझिए इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो अलग अलग पीएसयूज हैं एंड दे प्ले वेरी वेरी बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। रीजन नंबर 1, दे आर अ वेरी बिग रेवेन्यू सोर्स फॉर इंडिया, वो पैसा बहुत जनरेट करती है। रीजन नंबर 2, वो बहुत लोगों को जॉब्स देती है। रीजन नंबर 3, काफी रिसोर्सेज का यूज होता है वहां पर, तो अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगी तो रिसोर्स का वेस्टेज है, प्रॉफिट का लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत लोगों की नौकरी जाने के चांसेस भी हैं। तो उनका ठीक काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पार्लियामेंट शुड कीप एन आई ऑन द वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। सरकारी पीएसयूज पे नजर रखना पार्लियामेंट का काम है, मगर पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये काम किसको दे देती है? कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। वो ये काम दे देते हैं कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को। अब कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करती है? अब ये मान लीजिए अलग अलग पीएसयूज है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज, एंड दिस इज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है वो इन पीएसयूज की स्टडीज, इसकी वर्किंग को स्टडी करती है और पार्लियामेंट को बताती है, सर आपने जितने भी पीएसयू बना रखे हैं उन सब में जो चेयरमैन है वो आईएएस ऑफिसर है और उसको उस पीएसयू की नॉलेज नहीं है, तो आप उसको हटा दो, एक्सपर्ट आदमी को लेके आओ। तो इस तरह के सजेशन ये कमेटी पार्लियामेंट को दे सकती है
जिसके बेसिस पे पार्लियामेंट चेंज ला सकता है पॉलिसी के अंदर, ठीक है ना। फिर पीएसयू ठीक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, एनुअल रिपोर्ट आती है उसकी, उस एनुअल रिपोर्ट को समराइज करके भी ये कमेटी पार्लियामेंट को देती है। कमेटी में मेंबर कितने होते हैं? कमेटी में 22 मेंबर होते हैं, जैसे अभी हमने पीएससी में देखा था, यहां पर भी सेम है, 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। मगर हर, जैसे मैंने बोला, कमेटी में चेयरमैन को लेकर कुछ यूनिक बातें हैं, जैसे एस्टिमेट कमेटी का चेयरमैन रूलिंग पार्टी से होगा, कन्वेंशन है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन पार्टी से होगा, ये कन्वेंशन है। ऐसे ही कमेटी ऑन पीएसयू का जो चेयरमैन है, ही इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर फ्रॉम लोकसभा ओनली। मतलब इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो एमपी लोकसभा ही होगा, राज्यसभा का एमपी इसका चेयरमैन नहीं बन सकता। ये कन्वेंशन बन चुकी है। और आपको चेयरमैन अपॉइंट कौन करेगा? हु विल अपॉइंट यू एज अ चेयरमैन? दैट विल बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। बाकी सारी चीजें सेम है, इलेक्शन का प्रोसेस वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और इलेक्शन हर साल होता है, एवरी ईयर। मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। See, now there is a very special committee which we call as Departmental Related Standing Committee, DRSC बोलते हैं हम इसको। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, सिविल सर्विसेज में आ चुका है, बाकी जगहों पर भी आया है। अब यहाँ पे क्या है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना है। यहाँ पे आपके पास अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो अब सवाल यह है कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इतना इनका बजट होता है, इतने लोग काम करते हैं, तो कोई ऐसा तो हो जो इन पे नजर रखे। somebody should keep an eye upon it and that somebody is parliament। भाई पार्लियामेंट जनता है, जनता नजर रखेगी इनके ऊपर, बट पार्लियामेंट के पास उतना टाइम नहीं है, तो पार्लियामेंट इन पे नजर रखने का काम कर दे देती है। किसको? डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को, डीआरएससी को। डीआरएससी का मतलब क्या है कि मोटे मोटे देयर आर 24 डिफरेंट डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, 24 तरह की अलग अलग डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। एक कमेटी नहीं है ये, नंबर ऑफ कमिटीज विद द सेम नेम। फर्क सिर्फ इतना है कि देयर इज वन डीआरएससी टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ होम मिनिस्ट्री, वन डीआरएससी टू लुक आफ्टर डिफेंस, वन डीआरएससी टू लुक आफ्टर फाइनेंस। और अगर मिनिस्ट्री छोटी होती है तो उनमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के लिए एक सिंगल डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी बना देते हैं। तो टोटल 24 है। अभी इंपॉर्टेंट चीजें ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है वो ये है कि इसका काम क्या है। काम ये है कि एवरी ईयर दिस मिनिस्ट्री आस्क्स फॉर मनी ड्यूरिंग बजट। बजट के दौरान ये मिनिस्ट्री पैसा मांगती है, तो पार्लियामेंट बोलता है कि भाई होम मिनिस्ट्री 5 रुपए मांग रही है, जरा देखना 5 रुपए में काम चल जाएगा इनका। तो पार्लियामेंट ये काम दे देता है उस डीआरएससी को जो किससे अटैच्ड है, होम मिनिस्ट्री से। ऐसे ही अलग अलग मिनिस्ट्रीज की जो डिमांड फॉर ग्रांट है, मतलब बजट में जो पैसा वो मांग रहे, दैट इज जेन्युइन, नॉट राइट और रॉन्ग, व्हाट इज योर व्यू ऑन इट, द कमिटी स्टडीज इट एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट। ये जो डीआरएससी है वो मिनिस्ट्री की जो डिमांड फॉर ग्रांट है, बजट में जो पैसा मांग रहा है, उस पर अपना व्यू देती है, जिसके बेसिस पे लोकसभा के अंदर पर्टिकुलरली उस पर वोटिंग होती है। अब या तो वो डिमांड अप्रूव कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, बट ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एवरी ईयर हाउ द मिनिस्ट्री हैज परफॉर्म्ड, तो वो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी एक रिपोर्ट बनाती है और लोकसभा राज्यसभा को देती है। तो मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट भी ये स्टडी करते हैं। फिर अगर डीआरएससी ऐसी रिपोर्ट बनाती है कि भाई मिनिस्ट्री के काम में ये प्रॉब्लम थी या वो प्रॉब्लम थी, तो लोकसभा राज्यसभा में ये सवाल उस मिनिस्ट्री से पूछा जाएगा। सिंपल सिंपल ये पूछ की तरह लग जाती है मिनिस्ट्री के पीछे, और उसकी वर्किंग को लेकर, उसके पैसे की डिमांड को लेकर ये स्टडी करके एक रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट को। एग्जाम में जो सवाल आएगा वो ये आ सकता है कि कितने मेंबर होते हैं। जैसे मैंने बोला, देयर आर डिफरेंट मल्टीपल डीआरएससी, बट किसी भी डीआरएससी में 31 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। मैक्सिमम मेंबर जो अलाउड है वो 31 है, जिसमें से ऑन फ्रॉम विच 21 विल कम फ्रॉम लोकसभा एंड 10 कैन कम फ्रॉम राज्यसभा। अगर 31 मेंबर है
तो मैक्सिमम 31 ही हो सकते हैं। 21 आएंगे लोकसभा से, 10 आएंगे राज्यसभा से, डिपेंडिंग के वो डीआरएसी है कौन सी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इजी था, मेंबरशिप को लेकर ही था, यू नेवर नो, रिपीट भी हो सकता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज ये भी है कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। बिल होता है प्रपोजल फॉर लॉ, पार्लियामेंट में रखा जाता है, पार्लियामेंट उसे पास कर देती है, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, अब वो बन जाता है एक्ट, कानून, इंप्लीमेंट करो उसको। अब प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या होता है, मोस्टली तो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है बिल पार्लियामेंट के अंदर, बट कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर, बट कभी कभी एक नॉन मिनिस्टर भी, एक सिंपल एमपी, ही कैन ऑल्सो प्रपोज अ बिल इन द पार्लियामेंट। तो वो बंदा जिसने बिल प्रपोज किया, जैसे शशि थरूर बिल प्रपोज करते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में कि भाई जिस भी कोई मेंबर है कि भाई मेरे हिसाब से ये लॉ पास होना चाहिए, अब प्राइवेट मेंबर बिल हो गया ये, क्योंकि शशि थरूर मिनिस्टर नहीं है। तो प्राइवेट मेंबर बिल को स्टडी करने के लिए देयर इज अ कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स ऑफ लोकसभा। अब याद रखना, प्राइवेट मेंबर बिल को स्टडी करने के लिए, ये प्राइवेट मेंबर बिल को हम कितना टाइम दें डिबेट के लिए, उसके साथ कैसे डील किया जाए, तो एक कमेटी है जो सजेशन देती है, उसका नाम है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल ऑफ लोकसभा। राज्यसभा में ऐसी कोई कमेटी नहीं है इस नाम से। तो प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी जो है लोकसभा के अंदर है, 15 मेंबर होते हैं, सारे के सारे मेंबर लोकसभा से हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसके ऊपर कितनी देर का डिस्कशन करना चाहिए लोकसभा के अंदर, कितना टाइम उसको डिवोट करना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल जो कमेटी है उसका हेड हमेशा कौन होगा, लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर। भाई क्योंकि कमेटी भी तो लोकसभा के अंदर है, तो सारे मेंबर भी लोकसभा के होंगे, और उसका जो चेयरमैन होगा वो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर होता है। अब लोकसभा में पूरे दिन में बहुत सारा कुछ काम होता है, एजेंडा सेट करना है, व्हाट वर्क शुड बी टेकन अप इन लोकसभा ऑन डेली बेसिस। तो लोकसभा की जो आप कह सकते हो शेड्यूलिंग के लिए, टाइम टेबल बनाने के लिए, देयर इज अ कमिटी दैट इज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी ऑफ लोकसभा। इसका काम है टू रेगुलेट द टाइम टेबल ऑफ द हाउस। हाउस में पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, कितना टाइम देना है उसको। तो हाउस की वर्किंग को ऑर्डर में लाने के लिए, सजेशन देने के लिए कि टाइम टेबल क्या होगा, एक कमेटी है, उसे कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा में। 15 मेंबर यहां पर भी हैं, जैसे वहां पर 15 थे यहां भी 15 है। उसके हेड थे डेप्यूटी स्पीकर, इसके हेड होंगे स्पीकर। ठीक है ना, ये कंट्रास्ट याद रखिएगा, मैंने एक साथ इसलिए बनाया है बोर्ड के ऊपर। देन यू हैव समथिंग कॉल्ड अ कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखिए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, पार्लियामेंट ने पास किया राइट टू इंफॉर्मेशन कि भाई आरटीआई ब्रॉड ये होता है, बट जो उसका डिटेल है, फर्दर डिटेल है कि आरटीआई किस फॉर्म में मिल सकती है, कितने पैसे लगेंगे, वो जो निटी ग्रिटी डिटेल है, माइक्रो डिटेल है, वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे छोड़ देती है, मिनिस्ट्री पे छोड़ देती है कि भाई रूल तुम बना लो, लॉ हमने बना दिया, रूल तुम बना लो, डिटेल तुम भर दो रूल की फॉर्म में। वो जो रूल मिनिस्ट्री बनाएगी उस लॉ से जुड़ा हुआ, भाई लॉ में तो एक ब्रॉड आइडिया होता है ना, और डिटेल चाहिए तो मिनिस्ट्री बनाती है अंडर द नेम ऑफ रूल्स। तो जो रूल बनाया है मिनिस्ट्री ने, उस लॉ से जुड़ा हुआ, उस लॉ से रिगार्डिंग, उस डिटेल को, उस रूल को हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो रूल है, वो प्रोविजन है जो पार्लियामेंट नहीं बना रही है, रादर पार्लियामेंट की परमिशन से कोई दूसरी बॉडी बना रही है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बना रही है, मिनिस्ट्री बना रही है। अब मान लीजिए आरटीआई प्रोविजन दे देता है कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन मांगेगा उसको उसके राइट की तरह आपको इंफॉर्मेशन देना है। ये पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया, उसको फर्दर फैसिलिटेट करने के लिए मिनिस्ट्री रूल बना रही है, मगर वो जो रूल वो बना रही है वो बेसिक लॉ का वायलेशन कर रहा है, आरटीआई का वायलेशन कर रहा है, तो कोई तो रोकेगा उसको। तो उसके लिए एक कमेटी है, उसका नाम है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये लोकसभा में भी होती है और राज्यसभा में भी होती है। ये याद रखिएगा कि इसके मेंबर कितने होते हैं। अगर ये लोकसभा में है तो यहां 15 मेंबर होंगे, राज्यसभा में है तो भी 15 मेंबर होंगे।
सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम क्या है? वो ये देखती है कि जो मिनिस्ट्री है वो जो रूल बना रही है वो आर्बिट्री तो नहीं है। अभी मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री ने एक लॉ के तहत रूल बनाए, उस लॉ को डिटेल करने के लिए रूल बनाए, बट वो रूल आर्बिट्री है, पुलिस को आर्बिट्री पावर देता है। तो ये बोलेगा कि सर ये जो होम मिनिस्ट्री ने रूल बनाया ना ये आर्बिट्री है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है। जब ये कमेटी ये रिपोर्ट दे देगी, पार्लियामेंट में डिबेट होगा और होम मिनिस्ट्री से सवाल किया जाएगा। दोनों हाउस में है, लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है। दोनों की मेंबरशिप मैंने आपके सामने यहां पे लिखी दी है। नाउ देयर इज अनदर कमिटी विच यू कॉल एज द रूल कमेटी। नाम से समझ में आ रहा है रूल्स कमेटी। लोकसभा राज्यसभा दोनों की वर्किंग के कुछ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल है। भाई लोकसभा की वर्किंग के कोई भी बॉडी आप बनाते हो, आप कंपनी खोलते हो, उसके वर्किंग के कुछ रूल तो होते हैं। पीडब्ल्यू है, फिजिक्स वाला है, तो ये काम कैसे करेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रोटोकॉल है कि नहीं है। ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा की वर्किंग का कुछ रूल रेगुलेशन है। अब वो रूल रेगुलेशन जो है वो सही है गलत है, उनमें चेंज की जरूरत है कि नहीं है, ये स्टडी करती है रूल्स कमेटी। लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है। लोकसभा के अंदर 15 मेंबर है मगर राज्यसभा के अंदर 16 मेंबर है। लोकसभा की जो रूल कमेटी है उसका चेयरमैन होता है लोकसभा का स्पीकर, और राज्यसभा में जो रूल्स कमेटी है उसका चेयरमैन होता है राज्यसभा का चेयरमैन। मतलब रूल्स कमेटी के जो हेड है वो रेस्पेक्टिव हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। देन देयर इज एन एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी महुआ मित्रा केस के अंदर न्यूज में थी। एथिक्स, अब अगर कोई एमपी है, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, ही शुड स्टिक टू सर्टेन कोड ऑफ एथिक्स। उसका बिहेवियर अनएथिकल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट वायलेट द बेसिक एक्सपेक्टेशन वी हैव फ्रॉम द पार्लियामेंटेरियन। अभी आप पार्लियामेंटेरियन हो, एमपी हो, आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर दिया जिसके बेसिस पे आप सवाल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है। अब ये गलत है कि नहीं है ये डिसाइड करेगी एथिक्स कमेटी और अपनी रिकमेंडेशन देगी। जैसे महुआ मित्रा के केस में एथिक्स कमेटी ने बोला था कि इन्होंने जो किया गलत किया, हम सजेस्ट करते हैं, हम रेकमेंड करते हैं कि इनको हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, और उनको डिस्क्वालीफाई कर भी दिया गया था। नाउ एथिक्स कमेटी का काम क्या है? इट स्टडीज एग्जामिन्स द केस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट एमपी। किसी एमपी ने का जो कंडक्ट था वो अनएथिकल तो नहीं था, ये स्टडी करती है और अपनी रिकमेंडेशन देती है। एथिक्स कमेटी राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है। राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर है, लोकसभा में इसमें 15 मेंबर है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। अब एक कन्वेंशन यहां पे निकली है कि जो एथिक्स कमेटी राज्यसभा है उसके जो चेयरमैन होंगे वो राज्यसभा के अंदर होने वाली लार्जेस्ट पार्टी को बिलोंग करेंगे। सपोज राज्यसभा में कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी, सपोज राज्यसभा में फिलहाल कांग्रेस के सबसे ज्यादा मेंबर है, तो जो एथिक्स कमेटी राज्यसभा है उसके जो चेयरमैन होंगे वो कांग्रेस से होंगे। यही सामने मैंने आपके लिखा है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे लोकसभा के अंदर प्राइवेट मेंबर बिल को स्टडी करने के लिए और लोकसभा के टाइम टेबल को रेगुलेट करने के लिए दो अलग अलग बॉडीज हैं, दो अलग अलग कमेटी है। वन इज कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड अदर इज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये दो कमेटी है लोकसभा में। राज्यसभा में भी ऐसी कमेटी है, बस नाम अलग है और दो की जगह एक ही कमेटी है। द वर्क डन बाय टू डिफरेंट कमिटीज इन लोकसभा is done by single committee in Rajya Sabha, and that committee is known with this name. उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी का नाम है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ राज्यसभा। नाम वही है जो यहां पे है। ये लोकसभा की है, राज्यसभा की। फर्क इतना है कि लोकसभा में दो काम को करने के लिए दो कमेटी है, प्राइवेट मेंबर बिल को स्टडी करने के लिए अलग, टाइम टेबल के लिए अलग। यहां पे ये दोनों काम एक ही कमेटी कर रही है और इसके अंदर
11 मेंबर होंगे, सारे के सारे ऑफ कोर्स राज्यसभा से ही होंगे। और इसका चेयरमैन कौन होगा इस कमेटी का? ऑफ कोर्स जो राज्यसभा को चला रहा है। राज्यसभा के जो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमेशा राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, क्योंकि कमेटी भी तो राज्यसभा की है। एंड देयर आर मेनी देयर इज मच स्कोप ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। दिस इज अबाउट द मनी रिलेटेड बिल्स और द फाइनेंस रिलेटेड बिल्स। अभी जो बातें करूंगा आपके साथ में, ये वो चीजें हैं जो नॉर्मली लोगों को पता नहीं भी होती, या कह लो समझने में उन्हें मुश्किल होती है, या कह लो कि उसमें एम्बिग्यूटी का स्कोप है। वो है पैसे से जुड़े हुए जो बिल होते हैं। अभी अभी इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू दैट व्हाट वेरियस बिल्स आर देयर व्हिच आर पास्ड इन द पार्लियामेंट, और उन्हें पास करते टाइम क्या इफ एंड बट लगते हैं, मतलब उसमें क्या क्या कंडीशन लगती है। आई विल कम टू दैट आल्सो, बट बिफोर दैट आई विल गो थ्रू ऑल दिस मनी बिल वाला पार्ट एंड बजट वाला पार्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल भी है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली मैं आपको क्लियर कर दूं कि देयर आर मेजरली द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द बिल्स विच आर पास इन द पार्लियामेंट। जो ब्रॉड कैटेगरी बिल्स हैं जो पार्लियामेंट में पास होते हैं वो कौन से होते हैं? वन इज विच यू कॉल एज एन ऑर्डिनरी बिल। ये सब आपको बताऊंगा अभी विद मीनिंग एंड विद ऑल द इसका मेथड एंड ऑल। तो एक तो है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा है यू कॉल इट मनी बिल आर्टिकल 110 में, तीसरा है इसको कहते हैं फाइनेंशियल बिल, दिस इज अंडर आर्टिकल 117। इसकी दो कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी ए, एंड देन कैटेगरी 2 और कैटेगरी बी। तो ये तीन कैटेगरी हो गई, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। जो चौथी कैटेगरी है, द फोर्थ कैटेगरी विच इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल, दैट इज अबाउट amending the constitution, and we call it as the constitutional amendment bill under article 368। तो आप देख रहे हैं कि चार कैटेगरी के बिल हैं जो पार्लियामेंट में पास होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, इसका चार्ट देके समझाऊंगा ये सारी चीजें, बट पहले आपको बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी बिल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, क्योंकि थोड़ी इसमें एक्सप्लेनेशन लगती है। तो लेट मी कम टू दीज थिंग्स, देन वील कवर द बजट एंड ऑल, फिर हम इस पे जाएंगे। नाउ सी, व्हेनेवर देयर इज अ बिल क्या होता है? बिल एक प्रपोजल है लॉ का। बिल इज अ प्रपोजल फॉर लॉ। तो व्हेनेवर देयर इज अ बिल इन द पार्लियामेंट, पैसे से जुड़ा हुआ अगर कोई लॉ पास करना है पार्लियामेंट को, तो बिल पास कराना पड़ेगा। बिल क्या होता है? बिल इज अ प्रोस्पेक्टिव लॉ ओनली। बिल पास बाय पार्लियामेंट, साइंड बाय द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स लॉ, इट बिकम्स एक्ट, अप्लाई करो अब। तो जो पैसे से जुड़े मामले होते हैं, जो पैसे से जुड़े कानून होते हैं, द लॉज रिलेटेड टू मनी, द लॉज रिलेटेड टू फाइनेंस, दे आर पास्ड आइदर एज अ मनी बिल और एज फाइनेंशियल बिल। पैसे से जुड़े जो बिल हैं या तो वो मनी बिल होंगे, आइदर दे विल बी मनी बिल और दे विल बी फाइनेंशियल बिल। अब दोनों का ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन है, बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मनी बिल कहां दिया है? मनी बिल दिया हुआ है अंडर आर्टिकल 110। अभी मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। एंड देन यू हैव गॉट द फाइनेंशियल बिल अंडर आर्टिकल 117। यहां तक हमें क्लियर है? कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है। अब हम मनी बिल से शुरू करते हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द मनी बिल, let me just give you a reminder that we have already discussed one thing previously, that there are majorly three categories of funds with the government। तीन कैटेगरी के फंड्स होते हैं, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट फंड था। दूसरा था पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तीसरा था कंटिंजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड किसके कंट्रोल में है? दिस इज गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर।
पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया किसके कंट्रोल में है? दिस इज गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। और कंटिजेंसी फंड किसके कंट्रोल में है? इट इज गिवन अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट। यहां तक भी ठीक है। अब आप ये याद रखिएगा कि नाउ while discussing what money bill is, I will be using these terms. But remember one thing, when we talk about budget, जब हम बजट की बात करते हैं, then we are primarily talking about consolidated fund only. ये माइंड में आपको याद रखना है कि जब हम बजट की बात करेंगे तब हम जिस फंड का जिक्र करेंगे वो होगा कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है ना। मगर मनी बिल की जब मैं बात करूंगा तो इन तीनों फंड्स का जिक्र आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए मुझे एक डिसीजन लेना है, आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी सो दैट आई गेट मोर मनी। मेरे पास 10 रुपए पड़े, मैं कहां इन्वेस्ट करूं कि मुझे उससे ज्यादा पैसा मिले। अब अगर मेरी ये सोच है और मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया मान लो म्यूचुअल फंड में, आई लेट्स से माय इन्वेस्टेड माय मनी इन म्यूचुअल फंड, तो दिस डिसीजन व्हिच आई हैव टेकन, दिस मेनली इज रिलेटेड टू द मनी मैटर, ठीक है ना। भाई मेरा पैसा है, छोटा पैसा है, बड़ा पैसा है, मैं कहां इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे अच्छा रिटर्न मिले और मैं डिसीजन लेता हूं। तो ये जो इशू है ये सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है? ये एक पैसों का मुद्दा है। मनी बिल के अंदर ये खासियत आपको देखने को मिलेगी, मनी बिल इज ओनली अबाउट मनी मैटर्स। मनी बिल जो है वो मनी मैटर से जुड़ा हुआ होता है, उसका जो फोकस है वो पैसा है, सिर्फ पैसा। अब इसको मैं करके दिखाता, देखिए मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है? पहली बात तो मैंने यहां पे लिखा है मनी बिल इज अंडर विच आर्टिकल? मनी बिल इज अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज जी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि मनी बिल हैज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, तो आंसर क्या होगा? यस होगा, नो होगा? यस होगा। मतलब मनी बिल का जिक्र क्या संविधान में है? बिल्कुल है साहब, आर्टिकल 110 में मनी बिल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, मनी बिल का जो पर्पस है, जो फोकस है, जो उसको लाने का पीछे जो इंटेंशन है, वो क्या पैसे से जुड़ी हुई है या कोई नॉन मनी मैटर है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप ये समझिए इस बात को कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्टोरल रोल का चल रहा है, सिर्फ एग्जांपल है, मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड एंड फास्ट ऐसे ही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अभी आप मान लीजिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, आप इलेक्टोरल रोल का रिवीजन कर रहे हो, वो भी एक तरह का रिफॉर्म ही है, उसे आप फ्रेश कर रहे हो। अब आपने बोला भाई हम इलेक्टोरल रिफॉर्म रोल को अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे, पुराने नाम हटा देंगे और जो गलत नाम चढ़े थे उनको भी हटा देंगे, करेक्शन करेंगे। अब द गोल इज यू कैन से the main purpose is updation of electoral roll so that elections can be even fair, even relevant. भाई जो लोग इंडियंस हैं ही नहीं, अगर उनका नाम उस रोल में है उसको निकाल दो। तो हमारा पर्पस मेनली ये है, बट सच अ बिग एक्सरसाइज विल रिक्वायर मनी ऑल्सो। इलेक्टोरल आप रोल को अगर आप रिफ्रेश करोगे, उसे अपग्रेड करोगे, तो पैसा भी तो लगेगा, फ्री में तो होगा नहीं। तो पॉइंट ये है कि ये एक ऐसा मुद्दा है which is primarily a non money matter,
इलेक्शन रोल को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, तो ये तो कोई पैसे वाली बात नहीं है, ये नॉन मनी मैटर है। बट इसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनको कहते हैं फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल वो होता है, फाइनेंशियल बिल इज अ बिल whose primary purpose, primary motto, primary intention behind bringing it is a non-money matter, but somehow money is involved. ये बात समझ में आ गई आपको? मनी बिल का प्राइमरी पर्पस और ओनली पर्पस मनी ही होता है। मनी बिल का एकमात्र पर्पस, एकमात्र इंटेंशन पैसों का लेन देन है। मगर जो फाइनेंशियल बिल है उसका जो मेन मोटो है, जो मेन इंटेंशन है, वो पैसा नहीं है, वो नॉन मनी मैटर है, कोई और मुद्दा है। हाँ, पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, ये जरूर है। तो such kind of bills are called as financial bill. डिपेंडिंग कि ये पैसे का मुद्दा कौन सा है, हम इसको कैटेगरी ए में डाल सकते हैं, हम इसको कैटेगरी बी में डाल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए पहले मैं आपको मनी बिल समझाऊंगा, फिर इसमें दोबारा से आएंगे। देखिए, अगर आपसे कोई बोले भाई मनी बिल कहां मेंशन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको बोलना आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से लेके सब क्लॉज जी। हियर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन। वो ये कहता है कि कोई भी मुद्दा, वट एवर बिल, वट एवर पर्पज, वट एवर इंटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट इज रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली अ मनी मैटर। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा बिल पास करा जिसका रिलेशनशिप, जिसका फोकस, जिसका पर्पस, जिसका लेन देन सिर्फ पैसे के साथ है, और वो पैसे का लेन देन इस लिस्ट में कहीं मेंशन्ड है, तो समझ लेना आप कौन सा बिल पास कर रहे हो, मनी बिल। इफ पार्लियामेंट इज पासिंग अ बिल whose purpose, motto, or intention is only to deal with money matters, only to deal with money matters, and those money matters are one of these matters, then that bill is money bill. यही यहां लिखा है। पार्लियामेंट की इंटेंशन एक बिल पास करने की है, और वो बिल रिलेट करता है पैसों से, और वो जो पैसों का लेन देन है, जिस तरह का लेन देन है, वो इनमें से कोई एक है। आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से लेकर सब क्लॉज जी तक कुछ है, तो समझ लेना कि वो बिल मनी बिल है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने है आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में क्या। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ही में आस्क यू एन एग्जामिनेशन दैट 1 2 3 4 एंड ही विल गिव यू 4 ऑप्शंस एंड ही विल से दैट इन विच केस द बिल विल बी मनी बिल। हो सकता है आपसे ये बात बोले, ये आपसे बोले कि भाई ये 5 कैटेगरी है, इनमें से कौन सी कैटेगरी मनी बिल की डेफिनेशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, ठीक है ना। या बेसिकली आपसे मनी बिल या फाइनेंशियल बिल का डिफरेंस पूछ सकता है, या उसके इंट्रोडक्शन को लेकर क्या फॉर्मेलिटीज है वो पूछ सकता है। अब जो मनी बिल होता है, आई आस्क यू क्वेश्चन, एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप जवाब देना। इज मनी बिल वोटेड इन लोकसभा, वोटेड इन राज्यसभा, बोथ और नन? मनी बिल पे वोटिंग क्या होती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में या नहीं? ये याद रखना, मनी बिल इंट्रोड्यूस तो लोकसभा में होता है, पहली बार लोकसभा में आता है, मगर लोकसभा में आने के बाद जब पास हो जाता है उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और 14 दिन के अंदर राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन उस मनी बिल पे देता है। ये रिकमेंडेशन लोकसभा पे बाइंडिंग नहीं है, और अगर 14 दिन में वो रिकमेंडेशन नहीं भी देता है तो लोकसभा मान लेता है कि राज्यसभा ने मनी बिल को क्या कर दिया है, पास कर दिया है। तो इन अ वे इफेक्टिवली रिगार्डिंग मनी बिल, लोकसभा हैज ऑल द पावर्स, नॉट राज्यसभा। राज्यसभा कैन ओनली गिव recommendations which लोकसभा कैन easily reject if they don't feel like. पॉइंट नंबर 1, मनी बिल आता लोकसभा में है, मगर राज्यसभा को दिखाया जाता है, मगर राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती है उसके ऊपर। खैर, कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल इज एनी बिल whose relation is only and only with money, and that relation is mentioned here. For example, Article 110 clause 1 sub clause A says that if it comes about imposition, abolition or regulation of tax, अगर प्रपोजल टैक्स लगाने, हटाने या चेंज करने से रिलेटेड है, तो वो प्रपोजल क्या हो जाएगा, मनी बिल।
ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो इफ इट इज अबाउट टैक्स बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग रिमूव्ड और बीइंग चेंज्ड, तो वो मनी बिल बन जाता है, डेफिनेशन में दिया हुआ है। सेकंड, इफ इट इज अबाउट बोरोइंग ऑफ द मनी बाय द गवर्नमेंट और गिविंग गारंटी, अगर सरकार पैसा बोरो करती है या किसी भी प्रोजेक्ट में गारंटी देती है, तो अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी वो बिल मनी बिल है, प्रोवाइडेड द होल बिल इज ओनली अबाउट दिस। ये मुद्दे सेकेंडरी नहीं होने चाहिए, ये मुद्दे प्राइमरी होने चाहिए और ओनली होने चाहिए। फिर मान लीजिए अगर आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के हिसाब से चलूं, तो वो ये कहता है कि जो कस्टडी है कंसोलिडेटेड फंड की या कंटिंजेंसी फंड की, अभी मैंने आपको बताया था कंसोल फंड की कस्टडी किसके हाथ में होती है? पार्लियामेंट के हाथ में। मतलब उससे पैसा निकालना और डालना किसके परमिशन से होगा? पार्लियामेंट की। तो अभी फिलहाल कस्टडी है पार्लियामेंट के हाथ में, कल को आप चेंज भी कर सकते हो। कंटिंजेंसी फंड की कस्टडी है प्रेसिडेंट के हाथ में, कल को आप चेंज भी कर सकते हो। सो इफ यू आर अबाउट टू डिस्टर्ब द कस्टडी ऑफ कंसोल फंड और कंटिंजेंसी फंड, or you want to put the money in this fund or in this fund, or take out the money from this fund or even this fund, then under the definition it is a money bill. अब यहां थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप सोचोगे कि भाई कस्टडी तो कंटिजेंसी फंड की प्रेसिडेंट के हाथ में है, यहाँ पे ये पार्लियामेंट की परमिशन क्यों चाहिए हमें? मनी बिल पास कराने की जरूरत क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब खर्चा कर देते हैं कंटिजेंसी फंड से, बाद में पार्लियामेंट में उस पर वोटिंग होती है मनी बिल के फॉर्म में। कंटिजेंसी फंड से आप पैसा तो निकाल सकते हो प्रेसिडेंट की परमिशन से, मगर बाद में पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा कि यहां खर्च किया था सर, अप्रूव करते हो? अप्रूवल लेने के लिए आपको मनी बिल पेश करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, यही लिखा है इसके अंदर। खैर, देन आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोल फंड, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के कहां कहां खर्च करना है, दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मनी बिल, वो भी मनी बिल ही है। Then you have declaring an expenditure as charged expenditure। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया था, अब बता रहा हूं जान के, दिस इज द राइट टाइम फॉर दैट। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज एक्सपेंडिचर? देखिए, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो होते तो कंसोल फंड से हैं, कंसोलिडेटेड फंड से खर्चा करने के लिए आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, और अप्रूवल किस फॉर्म में लोगे? मनी बिल पेश करके। बाय प्रेजेंटिंग द मनी बिल, गवर्नमेंट टेक्स अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट टू स्पेंड मनी फ्रॉम द कंसोल फंड। कंसोलिडेटेड फंड से अगर 1 रुपया भी खर्च करना है तो पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए मनी बिल की फॉर्म में। अब कहने का मतलब यह है कि पार्लियामेंट वोट्स व्हेन यू टेक मनी फ्रॉम कंसोल फंड। कंसोल फंड से पैसा निकालने पे तब निकाल सकते हो जब पार्लियामेंट वोट कर दे उसको। मगर कुछ खर्चे ऐसे हैं जो होते तो कंसोल फंड से हैं, मगर उनको निकालते टाइम आपको पार्लियामेंट की वोटिंग नहीं चाहिए। कुछ खर्चे करते टाइम पार्लियामेंट सीधा उन्हें अप्रूव कर देता है, उस पर वोटिंग वगैरह नहीं होती है। अप्रूव मतलब अप्रूव, उन्हें कहते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर। सर्टेन एक्सपेंसेस आर सच which are not voted in the parliament, they are as a rule, as a convention approved by the parliament, and such are charge expenditure। चार्ज एक्सपेंडिचर जैसे कि प्रेसिडेंट की सैलरी, स्पीकर की सैलरी, जज की सैलरी, इन पे वोटिंग नहीं होती है, इन्हें एज अ रूल अप्रूव कर दिया जाता है, पार्लियामेंट इनको हमेशा अप्रूव कर देता है। ठीक है, तो आप कहते हो भाई कल को एक पर्टिकुलर ऑफिसर की सैलरी भी चार्ज एक्सपेंडिचर है, तो इसको पहले आपको अप्रूव कराना पड़ेगा किससे? पार्लियामेंट से। यही लिखा है यहाँ पे, डिक्लेयरिंग अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर एज चार्ज एक्सपेंडिचर। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट की सैलरी चार्ज एक्सपेंडिचर है, सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी चार्ज एक्सपेंडिचर है, मगर अगर कोई और सैलरी आपको बतानी है कि चार्ज है, तो पहले आपको ये अप्रूवल पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा। और वो अप्रूवल किस फॉर्म में लोगे? मनी बिल के फॉर्म में, क्योंकि मनी बिल की डेफिनेशन में लिखा हुआ है किसी भी खर्चे को
चार्ज एक्सपेंडिचर डिक्लेयर करना है तो अंडर आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई आपको पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ेगा मनी बिल पेश करके। उसके बाद यू वांट टू रिसीव सम मनी इन द कंसोल फंड, मतलब कंसोल फंड के अंदर एक नए पैसे का सोर्स डालना है आपको कि भाई अब जो ये पैसा आ रहा है ये कंसोल फंड में जाएगा। इट्स अबाउट अ सोर्स ऑफ मनी इन कंसोल फंड और अबाउट सोर्स ऑफ मनी इन पब्लिक अकाउंट्स कि भाई ये सेस है, ग्रीन सेस है जो आएगा कंसोल फंड में जाएगा या पब्लिक अकाउंट्स में जाएगा। अगर ये अप्रूवल लेना है पार्लियामेंट से तो मनी बिल लेके आओ, ये डेफिनेशन में ही दिया हुआ है 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। फिर एनीथिंग इंसिडेंटल ऑन अबव कैटेगरी, मतलब कुछ भी चीज अगर इनसे जुड़ी है, मतलब एक कोई ऐसा इशू है, कोई ऐसा प्रपोजल है विच हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इन पांचों का अगर किसी जगह पे कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है, 6 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, मतलब कोई ऐसा प्रपोजल है जिसमें सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है या कुछ का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो वो भी मनी बिल हो जाता है। बताने वाली बात यह है, देखो वैसे तो ये मनी बिल समझाना ऐसा ये 5-10 मिनट का काम नहीं है। रीजन क्या है, मनी बिल पे डिस्प्यूट बहुत है। मनी बिल है कि नहीं है इस पे फाइनल क्लैरिफिकेशन स्पीकर देते हैं लोकसभा के। अब इस क्लैरिफिकेशन की जरूरत क्या है, इसकी जरूरत ये है कि कभी कभी हमें खुद डाउट हो जाता है कि भाई वो बिल जो है मनी बिल है कि नहीं है, कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर, डिबेट भी हो जाता है कई बार। बट मोटी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पॉइंट नंबर 1, द फोकस ऑफ मनी बिल इज ओनली मनी, exclusive, and that money matter which is dealt by the money bill is one of them। मनी बिल का फोकस सिर्फ और सिर्फ पैसे पे है और वो जो पैसे का लेन देन है जिसके बारे में आप बिल ला रहे हो वो इन में से कुछ एक है, इसके बाहर नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। एनी अदर मनी मैटर अदर देन दिस, एनी अदर मनी इशू, एनी अदर मनी रिलेटेड बिल विच इज अदर देन एनी ऑफ देम विल नॉट बी अ मनी बिल, ठीक है। तो मनी बिल कोशिश करिए, मैंने आपको एक मतलब लिमिटेड, जैसे मैंने बोला टाइम के हिसाब से जितना समझा सकता हूं, आई गिवन यू द अंडरस्टैंडिंग, होपफुली यू अंडरस्टूड। नाउ इफ आई प्रोसीड फर्दर, जैसे मैंने यहां पे लिखा भी है, देखिए मनी बिल हो गया। नाउ आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या होता है, मैंने आपको बताया था मनी बिल इज ओनली एक्सक्लूसिवली अबाउट मनी, बट कंट्रास्ट में एक फाइनेंशियल बिल होता है। अभी मैंने समझाया था विद एग्जांपल आपको। फाइनेंशियल बिल का मतलब यह है वो बिल जो आर्टिकल 117 में डिस्कस्ड है। दो टाइप का होता है, 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3। फाइनेंशियल बिल का जो मेन मोटो है, जो मेन रिलेशन है, जो मेन पर्पस है, वो नॉन मनी मैटर है, नॉन मनी मैटर, बट समहाउ पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो ही जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एसआरआई का एग्जांपल दिया था कि भाई इलेक्टोरल रोल को अपडेट करना है, बहुत सारा पैसा चाहिए, तो हमारा जो मेन गोल है वो इलेक्टोरल रिवीजन है, उसे करने के लिए पैसा भी चाहिए। तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो गई, वो अलग बात है, हमारा मेन पर्पस पैसा नहीं था। और ये जो पैसा आएगा ये कंसोल फंड से निकाला जाएगा। कंसोल फंड से जो पैसा निकालते हैं वो कहां दिया हुआ है, आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से सब क्लॉज एफ में। मतलब ये वो बिल है जिसका प्राइमरी पर्पस नॉन मनी मैटर है, मनी की इन्वॉल्वमेंट है, और वो इन्वॉल्वमेंट कोई भी एक चीज है जो आर्टिकल 110 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से सब क्लॉज एफ में दी है। मतलब ये वो मनी मैटर है जो मैंने अभी आपको समझाया था, इनमें से कोई एक मैटर है। तो फाइनेंशियल बिल वो बिल है जिसका प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी फोकस, प्राइमरी रिलेशन नॉन मनी मैटर के साथ है, बट मनी की इन्वॉल्वमेंट भी है, और मनी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इनमें से कोई एक है। तो अगर ऐसा है तो उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए, फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए। और अगर वो जो मैटर है उसका रिलेशन किसी नॉन मनी मैटर के साथ है, जैसे मैंने अभी एसआईआर का एग्जांपल आपको दिया था कि आपको इलेक्टोरल अपग्रेडेशन तो करना है, रोल अपग्रेडेशन तो करना है, पैसे की इन्वॉल्वमेंट भी हो गई है क्योंकि पैसे से ही होगा अपग्रेडेशन तो, बट वो पैसा आप कंसोल फंड से नहीं निकालना चाह रहे, उसके लिए आप कोई
अलग से फंड बना रहे हो, तो आप ऐसी चीज से डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग विद समथिंग हुज प्राइमरी मोटो, प्राइमरी पर्पस इज नॉन मनी, बट मनी इज इन्वॉल्व, और वो जो मनी की इन्वॉल्वमेंट है दैट इज अदर देन दिस, देन दैट बिकम्स फाइनेंशियल बिल कैटेगरी बी और कैटेगरी 2। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप फाइनेंशियल बिल की दो कैटेगरी देखते हैं, तो एक कैटेगरी है कैटेगरी ए और एक है कैटेगरी बी। फाइनेंशियल बिल चाहे कैटेगरी ए हो या कैटेगरी बी हो, कॉमन बात दोनों में ये है कि दोनों का जो प्राइमरी गोल है, प्राइमरी रिलेशन है, वो नॉन मनी मैटर के साथ है, नॉन मनी मैटर के साथ है। बट मनी की इन्वॉल्वमेंट समाव हो ही जाती है, मनी की इन्वॉल्वमेंट हो ही जाती है। वो जो मनी की इन्वॉल्वमेंट है वो कोई भी मैटर हो सकता है जो इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ये जो मनी की इन्वॉल्वमेंट है ये कोई भी मैटर हो सकता है, इसके अलावा, इसके अलावा जो मैटर है पैसे से जुड़े हुए, अगर वो इन्वॉल्व है तो वो हो जाएगा कैटेगरी बी। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और दोबारा, अगर देखो कई बार ऐसा भी होता है, ये मुद्दे ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सुने और एक बार ही बैठ गया दिमाग में, हालांकि आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, फिर भी कहीं पे देखिए, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि जिंदगी में आपको कहीं भी पहुंचना है, देन देयर इज नो रूम ऑफ एक्सक्यूज, वहां पे एक्सक्यूज का रूम नहीं है। आपको रिसोर्सेज मिलेंगी, सपोर्ट मिलेगी, लोग मिलेंगे, गाइड मिलेंगे, मगर चलना आपको खुद है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज क्लियर, एज इलेबोरेट, एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल, बट फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी अगर एक गो में बात दिमाग में बैठी नहीं है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है, हम उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार भी देखना पड़े तो हम देखेंगे। कल को आप सक्सेसफुल होते हो तो कोई ये नहीं पूछेगा कि इसके पीछे किसका हाथ था, क्रेडिट आपको मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और अगर नहीं होते हो तो भी कोई ये नहीं पूछेगा कि किसकी वजह से हुए, किसकी वजह से नहीं हुए। क्रेडिट ऑफ सक्सेस एंड नॉट सक्सेस ऑल विल बिलोंग टू यू। अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले तो सारे वो काम करो जो आपकी लिमिट में है, वरना दुनिया बहुत क्रूअल है, वो आपको कोई कंपनसेशन नहीं देगी। ये याद रखना, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड योर फ्यूचर, वर्क हार्ड फॉर इट, एनीथिंग कैन बी डन। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मनी बिल मैंने आपको समझा दिया। मनी बिल कहां दिया है? आर्टिकल 110 में। मनी बिल का पर्पस क्या है? ओनली मनी मैटर, एक्सक्लूसिवली मनी मैटर। फाइनेंशियल बिल समझा दिया। फाइनेंशियल बिल का जो मेन मोटो है, मेन रिलेशन है, वो नॉन मनी है, चाहे कैटेगरी ए हो या कैटेगरी बी हो। मनी की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे कैटेगरी ए हो या कैटेगरी बी हो। कैटेगरी ए में जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है वो वही है जो आर्टिकल 110 क्लॉज 1 में दी हुई है, मतलब मनी बिल की डेफिनेशन में दी हुई है। बट ये मनी बिल नहीं है, क्योंकि मनी बिल का प्राइमरी पर्पस मनी था, मनी बिल का ओनली पर्पस मनी था। इसका जो पर्पस है वो है नॉन मनी, ठीक है ना? ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप शादी करते हो तो शादी क्या आप पैसे के लिए करते हो? कुछ लोग हाँ भी बोलेंगे, हाँ मैं करता हूं, मगर शादी का प्राइमरी पर्पस पैसा नहीं है। शादी का प्राइमरी पर्पस है द यूनियन ऑफ टू सोल। हाँ, पैसे की इन्वॉल्वमेंट हो ही जाती है, शादी ब्याह में खर्चा तो होता ही होता है, दैट इज द थिंग। आई इन्वेस्ट समवेयर, दैट इज एक्सक्लूसिवली अबाउट मनी। आई मैरी समबडी, दैट इज अबाउट नॉन मनी, बट मनी इज इन्वॉल्व, सेकेंडरी है वो। ये फाइनेंशियल बिल, इसको थोड़ा देख लीजिए, दैट विल हेल्प यू गेट अ गुड ग्रिप। Now see, I've explained you what money bill is. I've explained you what financial bill is, category A as well as category B. ठीक है? अब इसका यूज अब होने वाला है। ये सारी बातें क्यों बताई थी? एग्जाम में आती है, मनी बिल पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी।
बजट पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और जैसे मैंने बोला कि इस तरह के इतने बड़े जो चैप्टर्स होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटेगा, लीकेज हो ही जाएगी। उसको प्लग करने के लिए क्लास के बाद आप एक बार लक्ष्मीकांत गो थ्रू कर लो, मैक्सिमम चीजें आपको यही मिल जाएंगी। जो छोटा मोटा टिडबिट बचेगा वो से एक बार आप किताब पढ़ लेंगे, सीमेंट हो जाएगा, फिर आप पुख्ता हो, तैयारी आपकी पूरी है। देखिए, और कितना टाइम लगेगा वो तो वैसे भी करना है। ये लेक्चर अगर आप ना भी देखें तो भी किताब तो पढ़नी है आपको, तो इसका पूरा फायदा तब उठाइए जब साथ में आप एक किताब थोड़ा सा रेफर कर ले। एक किताब बहुत है। आई डोंट पुश यू टू बाई मल्टीपल बुक्स एंड रीड देम मल्टीपल टाइम्स। बाई वन बुक, रीड इट मल्टीपल टाइम्स आफ्टर द क्लास। क्लास एक बार हो गई, आपका फाउंडेशन बन गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट्स के लिए, थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप किताब को रेफर कर सकते हैं, देन यू आर सेफ एंड साउंड। खैर देखिए, नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन अदर थिंग। See, when I say that we are preparing budget, बोर्ड पे मत देखिए, मेरी तरफ देखिएगा, फोकस अच्छा रहेगा आपका। When I say that we are preparing budget, then budget is a financial planning only. मैं कह रहा हूं बजट बना रहे हैं, तो बजट एक तरह का फाइनेंशियल प्लान ही तो है। फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर फ्यूचर। जैसे पिताजी तनख्वाह लेके आते हैं, फादर गॉट द सैलरी on let's say 30th. Now he will make the budget not for the present month, not for the past month, but for the upcoming month. अगर पिताजी को 30th अक्टूबर को सैलरी मिली है, 31st को सैलरी मिली है, तो बजट बनाएंगे घर आके। बजट वो अक्टूबर या सितंबर के लिए नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे नवंबर के लिए, अगले महीने के लिए। सेम वे व्हेन द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स बजट, द गवर्नमेंट प्रिपेयर्स बजट for the coming financial year, for the future financial year, but that budget is prepared in the present financial year. अभी I'll come to this point again with data, with number. दूसरी बात बताने वाली ये है कि जब मैं बजट की बात करता हूं, गवर्नमेंट बजट की बात करता हूं, सेंट्रल बजट की बात करता हूं, उस केस में बजट, what it means that you have got some money, sorry, you have got a fund, एक गुल्लक है, पहले पैसा डालोगे उसमें, फिर पैसा निकालोगे। तो बजट इज लाइक you are planning for the bucket, from where will you bring the money in the bucket and where will you spend the money taking out from the bucket. इस बाल्टी में कितना पानी है, कहां से वो पानी आएगा, कहां वो पानी यूज होगा, इस सारे प्लानिंग को कहते हैं बजटिंग। एंड बजटिंग व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज, इट इज मेनली अबाउट द मनी विच इज इन द कंसोलिडेटेड फंड। बजट में जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम इस पैसे की प्लानिंग करते हैं मेनली। अब दो ही चीजें हो सकती हैं। कोई भी फंड जो होता है, गुल्लक जो होती है, उसमें दो ही गेट हो सकते हैं, एक है इनलेट, एक है आउटलेट। मनी विल कम इन, मनी विल बी ड्रॉन। नाउ दिस इज ऑल्सो लाइक अ गुल्लक, दिस इज ऑल्सो लाइक अ पिगी बैंक फंड। You, government decides that we will spend money in these areas. This is about expenditure and this is about income. Income मतलब incoming. Consolidated fund में this much money will come and this much money will go. Now this is about consol fund. This much money will come from tax. This much money the government will have from various sources of income. गवर्नमेंट की भी तो इनकम होती है। एंड दिस मच मनी कैन बी रेज थ्रू लोन। तो सरकार एक प्लानिंग करी, गवर्नमेंट एक प्लानिंग कर रही है दैट आने वाले साल के लिए हम जो पैसा इकट्ठा करेंगे, इतना टैक्स से कर लेंगे, इतना हमारी इनकम होती है पीएसयू वगैरह रेलवे से होती है, और इतना लोन हम उठा लेंगे बाहर से। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम वेयर यू विल गेट द मनी, रिसीट। दिस इज अबाउट रिसीविंग द इनकम, रिसीट। एंड नाउ यू प्लान फॉर द खर्चा, एक्सपेंडिचर, कि भाई
mainly expenditure of the government, the main expenditure of the government is the money given to different ministries. Railway ministry will ask for some money, home ministry will ask for some money, defense ministry will ask for some money. So you plan out how much money will be given to rail ministry, defense, aviation, space, women and child, rural development, skill development, Ayush. So how much money will be given to different ministries? This is the major area of government expenditure. We call it, हर मिनिस्ट्री जब बजट बनता है, हर मिनिस्ट्री सरकार को अपनी रिक्वायरमेंट भेज देती है कि सर यू आर प्रिपेयरिंग द बजट, वी वांट दिस मच मनी फॉर द कमिंग ईयर, वी वांट दैट मच मनी फॉर द कमिंग ईयर, ठीक है ना। तो अलग अलग मिनिस्ट्री अपनी अपनी डिमांड रखनी शुरू कर देती है। अब वो डिमांड मीट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये हम पार्लियामेंट में देखेंगे जब बजट पे वोटिंग होगी, बजट पे डिबेटिंग होगी। खैर, the two main areas where the money is spent by the government, one is the demand for grant of various ministries. अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने पैसे मांगे हैं और उसको हम कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट, खर्चा ही हुआ ये भी। तो दिस इज अबाउट एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर वो होते हैं विच आर नॉट वोटेड इन द पार्लियामेंट, दे आर सिंपली पास्ड। उस पर वोटिंग नहीं होती, उनको हमेशा पास, अभी बताया था मैंने आपको। नाउ लेट मी टेल यू दैट द प्रपोजल, द बिल, whether it is to approve the demands of the ministry or whether it is to approve the expenditure on the charged expenses, both will be covered in what is called as appropriation bill. बजट जब आता है उसमें दो बिल आते हैं। When budget is introduced in Lok Sabha, it will have two bills. One which deals with expenditure and that is called as appropriation bill, and the other which deals with income and that is called as finance bill. जब भी बजट आता है उसके अंदर दो बिल मेन होते हैं, एक खर्चे से जुड़ा, एक इनकम से जुड़ा हुआ। खर्चे से जुड़ा जो बिल होता है उसे कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, और इनकम से जुड़ा हुआ जो बिल होता है उसे कहते हैं फाइनेंस बिल। खर्चा आप दो जगह मेनली करते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो डिमांड करती हैं आप उनको पैसा देते हो, उसे कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। और दूसरा है जो चार्ज एक्सपेंडिचर, लाइक सैलरी ऑफ जजेस, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, सैलरी ऑफ चेयरमैन राज्यसभा, सैलरी ऑफ स्पीकर लोकसभा। ये दो खर्चे हैं। अब गवर्नमेंट करेगी खर्चा, खर्चा विल बी डन बाय गवर्नमेंट, बट दे कैन डू द एक्सपेंडिचर ओनली व्हेन government takes permission from the parliament. Reason? This money which you are taking out is being taken out from consol fund. और consol fund किसके कंट्रोल में रहता है? consol fund रहता है legislature के कंट्रोल में, parliament के कंट्रोल में। If you want to spend money from here, whether in this area or that area, take the permission of the parliament. And my dear, this appropriation bill itself is a money bill. अब ये क्यों है मनी बिल? क्योंकि this deals with drawing the money from consol fund. अभी मनी बिल की डेफिनेशन हमने की थी, कंसोल फंड में पैसा निकालना हो या डालना हो, दोनों क्या होते हैं? मनी बिल. Just now we had a discussion about the definition of money bill, that when it comes to money matters, whether it's putting the money in the consol fund or taking out the money, both can be done by getting a money bill passed in the parliament, which is done through voting in Lok Sabha and consultation in Rajya Sabha. अब मेरा आपसे सवाल ये बनता है जो आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है, एप्रोप्रिएशन बिल तो अपने आप में एक मनी बिल होता है, मैंने बोल ही दिया।
इज फाइनेंस बिल ऑल्सो अ मनी बिल? फाइनेंशियल नहीं है ये, फाइनेंस बिल है। एप्रोप्रिएशन बिल जो खर्चे से जुड़ी परमिशन है वो तो मनी बिल है ही है। इज फाइनेंस बिल ऑल्सो अ मनी बिल? टेक 2 seconds, 3 seconds, think and then answer right now. बिल्कुल होता है सर, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो बिल्कुल होता है। फाइनेंस बिल अपने आप में एक मनी बिल है, एंड आई एम रिपीटिंग, ये फाइनेंस लिखा है, फाइनेंशियल नहीं है। फाइनेंशियल अलग होता है, अभी समझाया था मैंने आपको, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो वेदर इट इज द फाइनेंस बिल और इट इज द एप्रोप्रिएशन बिल, बोथ बाय देमसेल्व्स आर मनी बिल। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपसे कोई पूछे कि बजट का जो प्रपोजल होता है, मतलब बजट भी तो एक तरह का बिल है, बजट प्रपोजल, इज इट अ मनी बिल? क्या वो अपने आप में मनी बिल है? तो आंसर है यस, बजट इटसेल्फ इज अ मनी बिल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बजट इज शोन टू लोकसभा और राज्यसभा। बजट किसको दिखाया जाता है, लोकसभा को या राज्यसभा को? ज्यादातर लोग बोलेंगे लोकसभा, हालांकि आंसर है बोथ। बजट इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, बजट इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, मतलब पहले वो लोकसभा में आता है, वहां पर उस पर स्पीच देते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीच खत्म होने के बाद उसी की कॉपी राज्यसभा को भी दी जाती है, ठीक है ना भाई, वो भी तो एमपी है। तो बजट दिखाया दोनों हाउसेस को जाता है, इट इज शोन टू बोथ द हाउसेस, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज एंटर्ड थ्रू लोकसभा। पहले लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये एग्जामिनर की मर्जी है, आपको इस नॉलेज का यूज करके आंसर करना है। अब देखिए बजट में प्राइमरीली हो क्या रहा है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला, ध्यान से देखिएगा, इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बजट इज फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है दैट इज फ्रॉम 1st of April, शायद तभी बोलते हैं, अप्रैल फूल बना दिया, 1st of April दिस ईयर टू 31st of March नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करूं, इसका मतलब है मैं एक पीरियड की बात कर रहा हूं which starts from 1st April 25 and will end on 31st March 26। ये पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर। इसको समझ लीजिए। अब इसको देखिए, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, जस्ट कीप इन माइंड दैट राइट नाउ वी आर इन विच फाइनेंशियल ईयर। अभी जो नवंबर चल रहा है ना 2025 का, तो वी आर इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26 एंड दिस स्टार्टेड ऑन 1st April 25। ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी जिसमें हम खड़े हैं, ये 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 26 तक चलेगा। फिर ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, वो भी कॉन्टिन्यूएशन में, ये खत्म ये शुरू। 31 मार्च 26 के बाद जो अगली डेट आएगी वो आएगी 1 अप्रैल 26। ये 1 साल तक चलेगा और खत्म कब होगा, 31 मार्च 27, मतलब नेक्स्ट ईयर।
तो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हम खड़े हैं, ये आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, और ये वो फाइनेंशियल ईयर है जो जा चुका है। दिस इज द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो कल, आज और कल, टुमारो, टुडे, yesterday. So we introduce the budget for tomorrow, but in today's time. भाई प्लानिंग मैं कल की कर रहा हूं मगर कर तो आज रहा हूं. आई एम प्लानिंग फॉर द फ्यूचर बट आई एम डूइंग इट इन द प्रेजेंट. Same thing is with the budget. Now, if I just go by the routine, unless we talk about the exceptions, this is the financial year which is going right now. And the next time when the budget will be introduced will be on 1st February 2026. Means in the continuing financial year, in the present financial year, you will see the introduction of the budget for the next financial year. आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट है, जो प्रपोजल है, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में पेश किया जाता है. इंट्रोड्यूस्ड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, voted here, passed here, so that when the date starts for the next financial year, government has got the approval to spend the money and to earn the money for this financial year. And who will give the approval? The approval will be given by the parliament. Approval देगा कौन? Approval देगी parliament. यहां तक भी ठीक है. अब 1st February 26 को आपने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश किया, where you are asking the permission from the parliament to spend money from consol fund and to receive money to add into the consol fund. To spend the money, you get appropriation bill passed. To receive the money, you get the finance bill passed. And appropriation bill and finance bill, both are money bill. आगे देखिए, अब जब बजट आता है, when the budget will come, budget basically will have, मतलब of course there are many more supplementary reports and supplementary data, but from perspective of Indian polity, काफी सारी चीजें आती हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 या 3 चीजें आती हैं, कई रिपोर्ट और भी आती है, कई डेटा और भी आता है. मगर पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो मेनली यू हैव गॉट 3 थिंग्स हियर. वन इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अदर इज द एप्रोप्रिएशन बिल, थर्ड इज द फाइनेंस बिल. तो ये 3 चीजें हैं जो बजट के अंदर आती हैं. एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक को कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल, और तीसरे को कहते हैं फाइनेंस बिल. अब इसका मतलब क्या है? देखिए, स्टेटमेंट मींस अ बुक, अ कैलकुलेशन, दैट दिस इज माय बुक, दिस इज माय रिसीविंग, इतना पैसा आया और इतना पैसा गया. So this is the receipt and this is the expenditure. So any calculation, any record of how much money came from where and how much money will be spent and where, this record is called annual financial statement. इस record को कहते हैं annual financial statement. Now when in budget annual financial statement is presented, it is not presented for 1 year or the coming year. Rather, it is a picture of 3 financial years. जब हम बजट पेश करते हैं आने वाले साल का, तो हम एक स्टेटमेंट भी निकालते हैं, एक डेटा भी निकालते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर जा चुका है उसमें कितना पैसा आया था और कहाँ खर्च हुआ. जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें कहाँ से कितना पैसा आया और कहाँ कितना गया, और जो फाइनेंशियल आने वाला है वहां में कहाँ से पैसा मिलेगा और कहाँ हम खर्च करेंगे. वो द रिकॉर्ड. तो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयर. वही मैंने बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करी है. दिस इज द पीरियड व्हेन बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर will be presented. On 1st February 26, budget will be presented for the next financial year. Now this budget will have 3 statements. One, the annual financial statement of the
ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर कि भाई ये जो कंसोलिडेटेड फंड है, कंसोल फंड ऑफ इंडिया, CFI मींस कंसोल फंड ऑफ इंडिया, इन दिस how much money came, how much money spent. But my dear, just focus on one thing. The date today when the budget is introduced is 1st February 26. आज मान लो 1 फरवरी 2026 है जब बजट आया. अभी डेटा, we don't have the full data because when the budget is presented, 2 months are still pending for the financial year to be over. जब बजट लाया गया तब 2 महीने पेंडिंग है, अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म भी नहीं हुआ है. So data, we don't have complete data. So we make an idea, estimation. In this financial year, for the coming, you can say 9 months, दिसंबर तक का डेटा आ चुका होता है हमारे पास. तो जनवरी, February and March, that is pending. So we make a rough estimate. For this financial year, till December we received this much money, and till December we spent this much money. So if we go by this rate, in the coming 3 months also, we will be spending this much money and will be earning this much money. 10 महीने में पैसा इतना आया और इतना गया. इसी रेट के हिसाब से बचे हुए 3 महीने में इतना खर्चा हो जाएगा, इतना आ जाएगा. So we make a rough estimation that for this financial year, how much money we received and how much money we spent. But the data is not complete. That is why we call this estimate as estimated receipt and estimated expenditure. रिसीट मतलब कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ, मगर क्योंकि डेटा पूरा नहीं है, अंदाजा लगा रहे हैं हम, इसे हम कहते हैं एस्टिमेटेड. तो दिस इज वन फाइनेंशियल ईयर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर. मगर क्योंकि हम ये 1 फरवरी 2026 को लाए डेटा, वी ब्रॉट द डेटा ऑन 1 February 26. ऑन दिस डेट वी हैव द कंप्लीट डेटा ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, which we present as the actual receipt and actual expenditure. मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में प्रिसाइजली कितना पैसा कहां से आया और कितना पैसा कहां गया, वो डेटा हमारे पास है. और कहां गया, कहां से आया, कंसोलिडेटेड फंड में कहां से कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ. वी हैव द कंप्लीट डेटा, दैट इज एक्चुअल रिसीट एंड एक्चुअल एक्सपेंडिचर. तो तीसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो है फ्यूचर की, कि भाई आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, वी प्रपोज, मतलब हम ऐसा सोचते हैं, हमारी प्लानिंग है. जैसे आप सोचते हो ना, कल मैं 50 घंटे पढ़ूंगा, तो दैट इज प्रपोजल. बट एक्चुअली कितने पढ़े, दैट इज एक्चुअल. अब प्रपोजल आपने करा कि भाई इस फाइनेंशियल ईयर में हम इतनी इनकम करेंगे और इतना एक्सपेंडिचर करेंगे. So basically, budget has got 3 financial statements. One for the coming financial year, other for the current financial year, third for the previous financial year. One is actual, other is estimated, third is proposed. तो ये हो गया आपका एप्रोप्रिएशन बिल. का मतलब ये है, यू आर आस्किंग, यू मतलब गवर्नमेंट. एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब ये है, गवर्नमेंट इज आस्किंग परमिशन टू स्पेंड द मनी. खर्चा करने की परमिशन मांग रही है. खर्चा फ्रॉम वेयर दे वांट टू स्पेंड द मनी, कंसोलिडेटेड फंड. ऑल्सो देयर इज फाइनेंस बिल टू रिसीव द मनी, वेयर, इन कंसोल फंड. तो सर, वेदर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस एप्रोप्रिएशन बिल इन द पार्लियामेंट और फाइनेंस बिल इन द लोकसभा, बोथ आर मनी बिल. दोनों मनी बिल हैं. बजट itself is money bill. Now, how they can ask you a question? They may ask you the question that whether first appropriation bill is passed or whether first finance bill is passed. Sequence पूछ लेते हैं कभी कभी कि भाई पहले क्या पास होता है, इसका सीक्वेंस है. तो you have to know कि वो इस सीक्वेंस में मोटा मोटा चलते हैं. See, as I said that they ask sometimes the sequence also, that what happens first and then what happens second. The whole passing of the whole budget is a very long, and you can say there are multiple steps involved.
but from exam point of view, I've taken selectively few steps so you can answer the question in exam. So focus on this. पहला क्या होता है? Who introduces the budget? Do not say the president, finance minister. Who causes the budget to be introduced? President. बजट लाता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर. बट कौन रखवाता है? प्रेसिडेंट. ठीक है ना, जैसे कई लोग कहते हैं ना, मैं करने वाला कौन, भगवान कराता है. तो फाइनेंस मिनिस्टर इज इंट्रोड्यूसिंग द बजट, बट हु इज आस्किंग हिम टू डू इट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, and is doing it on the name of in the name of president of India. Anyways, what I put here as a first step is presentation of the budget in the Lok Sabha and then in Rajya Sabha. He will come and he will give a speech in Lok Sabha. Then after the speech, the budget is given to the Rajya Sabha also. तो बेसिकली दोनों हाउस में आता है, मगर पहले लोकसभा में आता है. इंट्रोड्यूस लोकसभा में होता है, बाद में राज्यसभा को भी दिया जाता है. उसके बाद जनरल डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन बजट, द ब्रॉड डिस्कशन. दैट डिस्कशन ऑन द बजट टेक्स प्लेस आफ्टर द स्पीच. द डिस्कशन टेक्स प्लेस बोथ इन लोकसभा एज वेल एज इन राज्यसभा. ये मैंने लिखा भी है. जनरल डिस्कशन ऑन द बजट इन बोथ द हाउसेस, दोनों हाउस में होता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी. नाउ द एक्शन विल गो ऑन इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा. अब जो होगा वो लोकसभा में होगा. यहां पर वोट ऑन अकाउंट इंट्रोड्यूस होता है, वो भी जरूरी नहीं है हर बार हो. वोट ऑन अकाउंट इंट्रोड्यूस होगा और वोट ऑन अकाउंट पास हो जाने के बाद अब वो खर्चे के मामले में जो सिलेक्टिव एरियाज हैं कि कहां पे खर्चा करना है, उसको अप्रूव करना शुरू करेंगे. नाउ यू सी द फर्स्ट एरिया, फर्स्ट बिग एरिया वेयर द एक्सपेंडिचर इज टू बी डन is a charge expenditure, means those expenses which parliament cannot stop. So let's approve them formally first. तो यही हो रहा है. Demand for charged expenditure is passed. जो चार्ज एक्सपेंडिचर के जो प्रपोजल है वो अप्रूव कर देते हैं कि प्रेसिडेंट को इतनी सैलरी जाएगी और जज को, हाँ भाई ठीक है पास करो. उसके बाद एक एक मिनिस्ट्री, एवरी मिनिस्ट्री इज आस्किंग फॉर मनी. तो व्हाट दे डू, द डिमांड ऑफ अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, they are put before Lok Sabha and a discussion takes place on that demand and then voting takes place on the demand and they are approved one by one. ये मैंने लिखा है, demand for grant of various ministries are proposed before Lok Sabha. अब लोकसभा के सामने आपने डिमांड रख दी मिनिस्ट्री की, पर लोकसभा को तो समझ में एकदम से नहीं आएगा, टाइम कम है, उनको एक्सपर्टीज भी कम है. तो लोकसभा क्या करता है, जो मिनिस्ट्रीज की डिमांड है उनको डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमेटी को दे देता है. हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी क्या होती है. जैसे होम मिनिस्ट्री आस्क फॉर 100 रुपीज, तो जो डिपार्टमेंटल कमेटी है होम मिनिस्ट्री की, वो 100 रुपीज की डिमांड उसको भेज देते हैं कि भाई होम मिनिस्ट्री इतना पैसा मांग रहा है, जरा देखना सही मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है. फिर वो उसको स्टडी करता है और अपनी रिपोर्ट लोकसभा को देता है. ऐसे ही हर मिनिस्ट्री की जो डिमांड है बजट की, वो उस मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी जाती है. पार्लियामेंट्री कमेटी बताती है, अपनी अपनी टिप्पणी देती है, अपनी रिव्यू देती है कि जो डिमांड कर रहे हैं ज्यादा है, कम है, सही है, गलत है. वो रिव्यू होके लोकसभा में आता है. यही मैंने लिखा है, डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज आर सेंट टू डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, DRS को जाती है. फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में आती है, उसके बेसिस पे डिस्कशन होता है, उसके बेसिस पे वोटिंग होती है. तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट इज हेल्ड इन लोकसभा. अब ये सब लोकसभा में हो रहा है. भाई आपने पैसे मांगे मगर उस पर डिस्कशन भी तो होगा, वोटिंग भी तो होगी. तो वोटिंग होती है लोकसभा के अंदर. और यहीं पर while various demands of different ministries are voted, कट मोशन इंट्रोड्यूस होते हैं. डिमांड के ऊपर कटिंग लगती है. यू आस्क फॉर 100 रुपीज, आई सेड नो नो यू डोंट डिजर्व 100 रुपीज, यू डिजर्व ओनली 70. मैंने कट मार दिया ना. तो जब आप डिमांड फॉर ग्रांट पे वोटिंग कर रहे होते हो, उस टाइम कट मोशन इंट्रोड्यूस होते हैं. कट मोशन क्या मैं समझाऊंगा आपको, बट उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं. प्लीज फोकस ऑन दिस. होता क्या है कि देर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज, एवरी मिनिस्ट्री हैज आस्क्ड फॉर मनी, बट लोकसभा कैनॉट डिस्कस एंड वोट on each and every ministry. The time is limited. So what they do, they just focus on major big ministry. Big मतलब जिसका बजट ज्यादा होता है. उन्होंने क्या डिमांड करी है, वो डिमांड किस एरिया के लिए करी है, सही करी है, गलत करी है. तो ओनली 20% of the ministries
डिमांड्स, जितनी भी मिनिस्ट्री है उसमें से जो मेजर 20% मिनिस्ट्री होती है, उनकी जो डिमांड फॉर ग्रांट है उनको इंडिविजुअली डिस्कस किया जाता है, वोट किया जाता है लोकसभा के अंदर कि हाँ भाई तुम्हारे पास कर दिया, तुम्हें पास किया, बट एक एक को स्टडी करते हैं इंडिविजुअली। जो बची हुई 80% है, द रिमेनिंग 80% मिनिस्ट्रीज जो है उनकी जो डिमांड फॉर ग्रांट है उन्हें लोकसभा के अंदर क्लब करके सिंपली पास कर दिया जाता है। उसमें वोटिंग नहीं होती, इसे पास कर देते हैं। मतलब दीज आर नॉट थॉरोली डिस्कस्ड, थॉरोली वोटेड, क्लब्ड एंड वोटेड। जैसे आप भिंडी काटते हो, शुरू में तो जोश में एक एक भिंडी अलग अलग काटते हो, बाद में आपको लगता है टाइम बहुत लग रहा है, तो सारी भिंडी एक साथ पकड़ी, बंडल बनाया, एक साथ काट दी। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ गिलोटिन। मीन्स ओनली 20% ministries, their demands are voted individually. The remaining 80%, their demands are clubbed together and formally passed. Let me tell you, this shows a weak control of Lok Sabha over the government finances. ये कोई अच्छी बात नहीं है, टाइम बचाने के लिए हम कर रहे हैं। अब भिंडी आपने 100 भिंडी एक साथ काट दी, बीच में कोई कीड़ा कट गया तो बट करें क्या, टाइम भी लिमिटेड ही है हमारे पास। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ गिलोटिन। रिमेंबर दिस, समटाइम दे आस्क दिस इफ इट इज इन न्यूज। अभी मैंने आपको बताया था दैट व्हेन द different ministries ask for money from Lok Sabha, that is called demand for grant of the ministries. Home Ministry की अपनी डिमांड, डिफेंस की अपनी डिमांड है ना। लोक सभा will discuss them, vote upon them. While those demand for grants of the ministries, मिनिस्ट्री की जो डिमांड है पैसे की, जब लोक सभा उसे डिस्कस करता है, वोट करता है उसके ऊपर, उसी टाइम एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब एक प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उनको कहते हैं कट मोशन। कट मोशन 3 तरह के हैं। वन इज पॉलिसी कट मोशन, अदर इज इकोनॉमी कट मोशन, थर्ड इज टोकन कट मोशन। इसका क्या मतलब होता है? पॉसिबल ये भी है, इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ब्रॉट अ पॉलिसी, किसी मिनिस्ट्री ने एक पॉलिसी निकाली, कोई डिसीजन लिया, एंड दे डिमांड ₹X टू मीट द पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट कहता है कि हम पूरे इंडिया में एलीट हाई क्लास ठेके खोल देंगे। ठेके मतलब वाइन शॉप खोल देंगे, बढ़िया वाली। और आप गुड़गांव वगैरह साइड जाओ तो ऐसा लगता है कि हमारा घर तो हट है, झोपड़ी है, और वो वाइन शॉप महल है, इतने बड़े बड़े वाइन शॉप है। गवर्नमेंट कहती है भाई हम वाइन शॉप खोलेंगे, सरकारी कर देंगे इसको पूरे इंडिया में, बढ़िया चमचम फील आना चाहिए कि इंडिया शाइनिंग। बट ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, डीपीएसपी के भी अगेंस्ट है। अल्कोहल इतना प्रोलिफरेशन अच्छा नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी लिखा है। तो मिनिस्ट्री तो पैसा मांग रही है वाइन शॉप खोलने के लिए, बट लोकसभा को लगता है कि जिस पर्पस के लिए ये पॉलिसी लाई गई है वो पॉलिसी गलत है, मतलब द वेरी इंटेंशन बिहाइंड द पॉलिसी इज रॉन्ग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो लोकसभा में कोई मेंबर खड़ा होगा और इस पॉलिसी के अगेंस्ट एक पॉलिसी कट इंट्रोड्यूस कर देगा, पॉलिसी कट मोशन इंट्रोड्यूस कर देगा कि भाई आई रिजेक्ट द पॉलिसी। और अगर ये मोशन बाकी मेंबर का सपोर्ट भी मिल जाता है और ये मोशन पास हो जाता है, इसका मतलब ये है कि लोकसभा ने इस मिनिस्ट्री की ये पॉलिसी ही रिजेक्ट कर दी। और जिस मिनिस्ट्री की पॉलिसी रिजेक्ट हो जाए, समझो कि वो गवर्नमेंट का रिजेक्शन है। और अगर पॉलिसी कट मोशन लोकसभा में पास हो गया, इसका मतलब ये है कि आपने मांगे थे X रुपीस और लोकसभा आपको क्या दे रहा है? X की जगह लोकसभा आपको सिर्फ ₹1 दे रहा है। मतलब सिंबॉलिकली आपने कहा जी मुझे 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, वाइन शॉप खोलनी है। लोकसभा ने कहा ₹1 लो और निकलो। मतलब हम तुम्हारी पॉलिसी को भी रिजेक्ट करते हैं और इसका मतलब हम गवर्नमेंट पे भी डाउट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की मेजोरिटी आ गई खतरे में। याद रखिएगा, इफ बजट इज रिजेक्टेड इन लोकसभा,
it does not lead to automatic fall of the government. बजट एक मनी बिल है, मनी बिल फेल हो जाने से लोकसभा के अंदर सरकार अपने आप नहीं गिरती है, मगर मनी बिल फेल हो जाने से यह लगता है कि गवर्नमेंट की जो मेजोरिटी है वो डाउट में आ चुकी है, मींस गवर्नमेंट स्टैंड्स एंश्योर्ड, और अब गवर्नमेंट को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, क्या लाकर? कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करके सरकार दोबारा अपनी मेजोरिटी प्रूव करती है, और अगर ये नहीं कर पाई तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। अभी तो कहते हैं मनी बिल फेल, गवर्नमेंट गॉन, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की अगर मेजोरिटी रहती तो मनी बिल फेल ही नहीं होता। मनी बिल फेल होने से सरकार अपने आप नहीं गिरेगी, मनी बिल फेल होने से सरकार की मेजोरिटी पे डाउट आ जाएगा और सरकार को मेजोरिटी फिर प्रूव करनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, कहां पर? लोकसभा के अंदर। खैर, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, इफ दिस पॉलिसी कट मोशन is passed in Lok Sabha, so whatever money was demanded by the ministry, that ministry will get only 1 rupee. This shows Lok Sabha has rejected the policy as well as the government approach, and government will have to prove the majority. Now, there is one more kind of cut and you call it economy cut. मतलब क्या है? That ministry is asking for 10,000 crore rupees. कोई 10,000 करोड़ रुपए का बहुत बड़ी कोई पॉलिसी निकाली सरकार ने। लोकसभा कहता भाई, दिस वर्क फॉर विच यू आर आस्किंग मनी, वी आर ओके विद इट। जिस काम के लिए मांग रहे हो पैसा, हमें ठीक है, करो, मगर पैसा ज्यादा मांग रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर टू मच मनी, वी विल गिव यू द मनी फॉर द वर्क बट विल कट सम अमाउंट। लेट्स से वी विल गिव यू 8,000 करोड़ रुपीस, 2,000 करोड़ कट, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमी कट मोशन। अगर इकोनॉमी कट मोशन लोकसभा में पास हो जाए, गवर्नमेंट गिरती नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हाँ बस पैसे कम मिलेंगे आपको। फिर टोकन कट भी होता है। टोकन कट मतलब यू आर शोइंग, यू आर लोकसभा एंड यू आर टेलिंग द गवर्नमेंट दैट वी आर पासिंग योर बजट बट वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद यू। लेट्स से देयर इज अ वायलेंस अक्रॉस अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इंडिया ऑल थ्रू एंड गवर्नमेंट डिड नॉट हैंडल इट वेल, so Lok Sabha is not very happy with it. They want to register the protest. So what they do, while the demand for grant of the ministry was discussed in Lok Sabha, one member may introduce the token cut motion. Means, and if the token cut motion is passed in Lok Sabha, it means that Lok Sabha has no problem giving money, but Lok Sabha will cut rupees 100 of whatever was asked. This 100 rupees is a symbolic cut. ये सिर्फ दिखाने के लिए कट मारा है। वो ये कह रहा है, लोकसभा ये कह रहा है कि हमें पैसा देने में दिक्कत नहीं है, मगर हम नाराज भी हैं। सो दिस टोकन कट मोशन इफ पास्ड इन लोकसभा, गवर्नमेंट विल नॉट फॉल। इकोनॉमी कट मोशन, गवर्नमेंट विल नॉट फॉल। पॉलिसी कट मोशन इफ पास्ड, गवर्नमेंट मेजोरिटी इज इन डाउट एंड गवर्नमेंट विल हैव टू प्रूव इट्स मेजोरिटी अगेन बाय ब्रिंगिंग कॉन्फिडेंस मोशन। ये सब हो गया टोकन कट मोशन। नाउ याद रखिएगा that in the sequence, first appropriation bill is passed, matlab the expenditure part is passed, and then the finance bill is passed. मैंने यहाँ sequence में लिखा भी है। जब सारी मिनिस्ट्रीज की डिमांड वगैरह आप पास कर देंगे, वोटिंग वगैरह हो जाएगी, तो समझो एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया। एप्रोप्रिएशन बिल पास इन लोकसभा, फिर वो भेजते हैं इसको राज्यसभा में, जो 14 दिन में अपना व्यू देता है। अगर 14 दिन में रिप्लाई नहीं किया तो लोकसभा उस बिल को पास मान लेगी। फिर फाइनेंस बिल के बारे में आता है। फाइनेंस बिल इज मोर अबाउट पुटिंग वेरियस टैक्सेस। इफ दिस इज पास इन लोकसभा, इट विल बी सेंट टू राज्यसभा। ऑन दिस ऑल्सो राज्यसभा हैज टू गिव द व्यूज इन 14 days। और अगर ये भी पास हो गया, ये तो पहले पास हो गया था, ये भी पास हो गया, बजट इज पास्ड। What I've done here is that I told you in the very beginning that there are 4 categories of the bills which are passed in the parliament. Parliament में 4 category के bill pass होते हैं। One is ordinary bill, money bill, financial bill। category A लिखी है मैंने, constitutional amendment bill। इसका मतलब क्या है? Where it is introduced, क्या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, लोकसभा राज्यसभा कौन ज्यादा पावरफुल है इसको लेकर, किस मेजोरिटी से बिल पास होगा, और अगर डेडलॉक हो गया तो क्या होगा।
Deadlock, I told you previously also, deadlock means that one house has passed the bill, but other house is not agreeing to the bill. Deadlock. देखिए, मनी बिल क्या होता है? मनी बिल इज अ बिल विच रिलेट्स टू आर्टिकल 110 clause 1 sub clause A to sub clause F, and this is only and exclusively about money matters. ये मैं अभी बहुत देर से समझा चुका हूं ऑलरेडी. फिर फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए है जो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में दिया है. ये नॉन मनी मैटर्स से मेनली रिलेट करता है, मगर मनी मैटर्स भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, बट वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है. और वो जो मनी मैटर है वो मैटर है जो इस लिस्ट में दिया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वो है जो आर्टिकल 368 में दिया है. नाउ एनी बिल अदर देन दीज थ्री विल बी ऑर्डिनरी बिल. तो कोई भी दूसरा बिल जो है जो इन कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, हम उसको कहते हैं ऑर्डिनरी बिल. यहां तक सही है. ऑर्डिनरी बिल कहां आता है? ऑर्डिनरी बिल इज इंट्रोड्यूस वेयर? इन लोकसभा और इन राज्यसभा. कहीं भी आ सकता है. इट कैन बी ब्रॉट फर्स्ट इन लोकसभा और इट कैन बी ब्रॉट फर्स्ट इन राज्यसभा. तो आइदर लोकसभा और राज्यसभा. बट मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए भी सिर्फ लोकसभा में आता है. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल किसी भी हाउस में आ सकता है. ऑर्डिनरी बिल को लाने से पहले क्या प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए? नहीं चाहिए. मगर आर्टिकल 3 से जुड़ा अगर कोई बिल है, आर्टिकल 3 मींस यू आर डिवाइडिंग अ स्टेट और यू आर चेंजिंग इट्स बाउंड्री एंड ऑल दैट. आर्टिकल 3 से जुड़ा बिल है. इफ द बिल इज अबाउट आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, then still it's an ordinary bill. But here, before you put it before the legislature, you need the approval of the president that, sir, can we introduce it? Only when he will say you can introduce, otherwise not. So ordinary bill में president की recommendation नहीं चाहिए होती है except article 3 के bill को छोड़कर. ordinary bill में president की recommendation is not required except a bill under article 3. मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है. फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले चाहिए. फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए की बात चल रही है. कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में मोस्टली लोग यस बोलते हैं, जबकि आंसर है नो. संवैधानिक अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए. दूसरी बात, ऑर्डिनरी बिल को पास करने से रिलेटेड किसके पास ज्यादा पावर है? दोनों के पास बराबर पावर है, क्योंकि लोकसभा भी इसको रिजेक्ट कर सकता है, राज्यसभा भी रिजेक्ट कर सकता है. मनी बिल को लेकर लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा. फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए आता तो लोकसभा में है, पास भी लोकसभा में होता है पहले, बट जब वो राज्यसभा में जाता है अब वो ऑर्डिनरी बिल हो जाता है. दिस बिल इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, पास इन लोकसभा, बट व्हेन इट कम्स टू राज्यसभा दिस becomes an ordinary bill. Now Rajya Sabha can also reject it. याद रखना, मनी बिल राज्यसभा में वोट नहीं होता, ये होता है राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी कर सकता है. तो यहां पर लगभग पास और फेल करने के मामले में लोकसभा इज एज गुड एज राज्यसभा. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी यही है, दोनों के पास बराबर पावर है, वो भी रिजेक्ट कर सकता है, राज्यसभा भी इसको. ऑर्डिनरी बिल किस मेजोरिटी से पास होता है? सिंपल मेजोरिटी से. मनी बिल सिंपल, फाइनेंशियल बिल सिंपल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 वाली मेजोरिटी. 2/3 जहां भी लग गया वो मेजोरिटी स्पेशल होती है. 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड ऑल्सो द मेजोरिटी ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस. यहां स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होता है, ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल. अब अगर सवाल ये कि लोकसभा राज्यसभा नॉट एग्रीइंग अपॉन द बिल, लोकसभा राज्यसभा बिल को लेकर एग्री नहीं करे, डेडलॉक हो गया, कन्फ्रंट्रेशन हो गई, उस केस में क्या करोगे? डेडलॉक तोड़ने के लिए, मतलब एग्रीमेंट लाने के लिए
ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट क्या बुला लेते हैं, प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग, बट मनी बिल में तो डेडलॉक पॉसिबल ही नहीं है, डेडलॉक नॉट पॉसिबल, क्योंकि राज्यसभा की अप्रूवल चाहिए ही नहीं होती। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए, जैसे मैंने भी आपको बोला था कि इंट्रोड्यूस तो लोकसभा में होता है, मगर जब राज्यसभा में आता है तो वो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। और अगर यहाँ आप डेडलॉक हो भी जाए, मतलब लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में आया, राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर देता है या फिर 6 महीने तक एक्शन नहीं लेता या कुछ चेंज प्रपोज करता है जिसे लोकसभा रिजेक्ट कर देता है, तो डेडलॉक हो गया ना, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी डेडलॉक तोड़ने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, मगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को लेकर एक हाउस ने बिल पास कर दिया, दूसरा नहीं पास कर रहा है या 6 महीने तक एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है ना, तो वो बिल ज्वाइंट सिटिंग के लिए नहीं जाता, वो बिल क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में द बिल will lapse in case of a deadlock। यहाँ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी हाउस के साथ, अगर डेडलॉक है तो बिल खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। So this is a summary quick glance of all the information regarding various bills which you can go through. Now hopefully this was well understood by all of you, but as a teacher I have a responsibility that to tell you that in this approach, because here we are to cover the things in a, you can say, in a limited time, so I expect you that once the topic has been done, make an effort and read the topic from the book also, and then it's all solidified, because whatever little leakages will be there, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का तो कोई अंत ही नहीं है, आप जितना मर्जी करो वो कम पड़ेगा, बट कहीं तो रुकना पड़ता ही है। तो एक बार इसके साथ सप्लीमेंट करने के लिए आप बुक देख लो, थोड़ा PYQ देख लो, एंड यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम देन उसके बाद, ठीक है। होपफुली दिस विल बेनिफिट यू, एंड नाउ विल मीट अगेन with a new topic of Indian polity in our next scheduled video. Till then, enjoy, have a good time, stay blessed, stay happy. Thank you very much.